A very good morning to all my dear students. Welcome to another chapter. आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस। बायोटेक्नोलॉजी के यूनिट में दो चैप्टर्स हैं, बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस एंड बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस। दोनों ही चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, अराउंड 10 मार्क्स का वेटेज होता है। हम पहले हर वर्ड, हर लाइन ऑफ एनसीईआरटी को अच्छे से डिकोड करेंगे, क्योंकि 1 मार्क, 2 मार्क, 3 मार्क के क्वेश्चंस जो हैं वो बिना पूरी एनसीईआरटी को समझे हम अटेम्प्ट नहीं कर सकते अच्छे से। एंड ऑफ कोर्स 5 मार्क्स के भी जो बड़े क्वेश्चंस आते हैं उसे हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में पढ़ाऊंगी, इसे आपको अच्छे से घर पे रिवाइज करना है और लर्न करना है। कौन कौन से मेन क्वेश्चंस आते हैं किस एरिया से, वो भी हम सब डिस्कस करेंगे। एंड ऑफ कोर्स एनसीईआरटी एक बार कवर करने के बाद हम इसमें प्रीवियस ईयर के आए हुए क्वेश्चंस और किस तरह से अप्रोच रखकर उन्हें सॉल्व करना है वो आप मुझे बताएंगे और फिर मैं आपको करेक्शंस बताऊंगी। तो आइए हम शुरू करते हैं बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस चैप्टर से। स्टूडेंट्स, प्रिंसिपल्स का क्या मतलब होता है? प्रिंसिपल्स मतलब सिद्धांत और प्रोसेसेस मतलब जो भी प्रक्रियाएं हैं। बायोटेक्नोलॉजी का क्या मतलब है? बायो मतलब लिविंग और टेक्नोलॉजी मतलब तकनीक। जब हम कोई ऐसी टेक्नोलॉजी यूज करें जहां पर हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स में कुछ चेंजेस करें ताकि वो हमारे ह्यूमंस के काम आए, तो उसे हम कहेंगे बायोटेक्नोलॉजी। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे उसके सिद्धांत यानी प्रिंसिपल्स एंड उसके प्रोसेसेस यानी प्रक्रियाएं, और नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि कहाँ इस तरह की बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोसीजर्स को यूज करा गया है इन ह्यूमन लाइफ। तो आइए पहले हम कुछ एनसीईआरटी की लाइंस डिस्कस करते हैं, जैसे बायोटेक्नोलॉजी का एक मोटा मोटा मतलब क्या होता है। हालांकि अब मॉडर्न डेफिनेशन इसकी चेंज हो चुकी है। इसका मतलब है यूज ऑफ, ध्यान से सुनिए, टेक्निक्स ऑफ यूजिंग लाइव ऑर्गेनिजम्स, तभी तो बायो वर्ड है, या एंजाइम्स फ्रॉम दीज ऑर्गेनिजम्स टू प्रोड्यूस व्हाट प्रोडक्ट्स एंड प्रोसेसेस यूजफुल टू ह्यूमन। सदियों से हमारे घरों में हमारी दादी, नानी, मम्मी क्या बनाते आ रहे हैं? दूध से दही जमाते आ रहे हैं। दही में आप जानते हैं लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है जो दूध को दही में कन्वर्ट करता है। यानी ये एग्जाम्पल्स आपको अच्छे से आने चाहिए। मेकिंग कर्ड, ब्रेड या वाइन या बियर, दोनों में ही एक यीस्ट यूज होता है, सैक्रोमाइसिस सेरिविसे, तो वो बनवाता है अंगूर, ग्रेप जूस से वाइन या माल्ट से बियर या ब्रेड। तो ये भी क्या है? ये सब बायोटेक्नोलॉजी के ही एग्जाम्पल्स है। क्यों? क्योंकि इन सभी में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मीडिएटेड प्रोसेसेस यूज किए जाते हैं। पहले ये कहा जाता था कि यूज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म या उनके एंजाइम्स फॉर मेकिंग प्रोडक्ट्स विच आर यूजफुल फॉर ह्यूमन बीइंग्स, उसे बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। लेकिन आज इसको थोड़ा सा और डीप में और रेस्ट्रिक्टेड सेंस में यूज किया जाता है। जी हाँ स्टूडेंट्स, अब जेनेटिकली मॉडिफाई किया जाता है ऑर्गेनिजम्स को और उसके थ्रू कोई प्रोसेस या सर्विस ऑब्टेन की जाती है। कैसे, वो हम सब धीरे धीरे इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो आज की अगर हम बात करें तो रेस्ट्रिक्टेड सेंस में यूज किया जाता है ये वर्ड बायोटेक्नोलॉजी, यानी वो सभी प्रोसेसेस जो यूज करते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, और अचीव करेंगे हम जो भी प्रोसेस चाहिए या टेक्निक चाहिए ऑन लार्ज स्केल। एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ ताकि आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आए। आप सब जानते हैं डायबिटीज मेलाइटस यानी मधुमेह रोग, जिसे शुगर, शक्कर की बीमारी कहते हैं, वो बहुत कॉमन हो गई है ह्यूमन बीइंग्स में। अब सपोज करिए आप ये भी जानते हो कि वो इंसुलिन की डेफिशिएंसी कमी से होती है, यानी ऐसे पेशेंट्स को इंसुलिन के इंजेक्शन लगाए जाते हैं। पहले ज़माने में क्या किया जाता था? एनसीईआरटी की लाइंस भी हैं नेक्स्ट चैप्टर की, तो ध्यान से सुनना। जो कैटल्स या पिग्स थे उन्हें स्लॉटर यानी मारते थे, क्योंकि वो भी मैमल्स है ह्यूमन की तरह, और उनका पैनक्रियाज निकालते थे और पैनक्रिया के अंदर से इंसुलिन को विड्रॉ करते थे। क्योंकि आप जानते हैं पैनक्रियाज के अंदर बीटा सेल्स जो हैं, आइलेट ऑफ लैंगरहैंस, वही इंसुलिन बनाते हैं और उसे प्योरीफाई करके ह्यूमन यूज़ के लिए यूज़ करते थे। अब एक बात समझो कि भले ही वो मैमल्स हैं बट उनकी स्पीशीज़ तो अलग है, तो हमसे तो काफ़ी अलग होगी उनकी इंसुलिन। तो ऐसी इंसुलिन जब ह्यूमंस को दी जाती थी तो हमारा इम्यून सिस्टम कई बार उसके खिलाफ बहुत ही नेगेटिवली रिएक्ट करता था और इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शंस होती थी, जिसके कारण से पेशेंट की डेथ तक हो सकती थी। अब साइंटिस्ट ने क्या किया? साइंटिस्ट ने वो जीन ढूंढ लिया। देखो, अगर कोई प्रोटीन बन रहा है तो वो किसी एमआरएनए से बनेगा और एमआरएनए किसी जीन से बनेगा। उन्होंने वो जीन आइडेंटिफाई कर लिया जो इंसुलिन प्रोड्यूस करता है, और या तो उसे डायरेक्ट सेल में से निकाल लिया या उस जीन को आर्टिफिशियली लैब में बना लिया, और उस जीन को किसी भी तरह, किस तरह वो हम समझेंगे प्रोसेसेस में, उसे ई कोलाई के अंदर डाल दिया, एक बैक्टीरिया के अंदर डाल दिया। अब इस बैक्टीरिया के पास खुद का
ऑलरेडी डीएनए तो था, पर अब इसके पास एक नया जीन आ गया, यानी इसका जीनोम में मॉडिफिकेशन हो गया, चेंज हो गया। इस ई कोलाई को हम कहेंगे जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। जेनेटिकली मॉडिफाइड मतलब जिसके पास खुद के डीएनए के जेनेटिक मटेरियल के अलावा कोई और डीएनए आ जाए। अब इस ई कोलाई को हमने लार्ज स्केल पे ग्रो करा, तो धड़ाधड़ ई कोलाई बाइनरी फिजन से ग्रो करता है। बैक्टीरिया है, ग्रो डिवाइड ग्रो डिवाइड ग्रो डिवाइड, और सभी डॉटर सेल के अंदर हमारा वो जीन जो हमारा फॉरेन जीन है, एलियन जीन है, जैसे जादू आया था, कोई मिल गया हमें एलियन, यानी दूसरे प्लैनेट से, या पीके आया था दूसरे प्लैनेट से, एलियन जीन है, उस ई कोलाई के लिए तो ये एलियन ही है, या फॉरेन जीन है, या हमारा डिजायर्ड जीन है, उसी वाला प्रोडक्ट हमें चाहिए, उसी का प्रोडक्ट, ये भी सारे डॉटर सेल्स में जा रहा है। और सारे डॉटर सेल, सारे ई कोलाई के अंदर वो जीन अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है, एमआरएनए बना रहा है, उससे प्रोटीन बना रहा है, यानी इंसुलिन बना रहा है, और हमें लार्ज स्केल पे इंसुलिन मिल गया। तो ढेर सारा इंसुलिन मिला, प्लस अब ये हमारे इम्यून सिस्टम के लिए दुश्मन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये उसी जीन से बना है, एग्जैक्टली सेम जीन से जो बॉडी के अंदर भी इंसुलिन बनाता है। तो फॉरेन रिएक्शंस नहीं हुई, यानी कि इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शंस नहीं हुई, रिजेक्शन नहीं हुआ, लार्ज स्केल पे मास प्रोडक्शन हो गया। दिस इज बायोटेक्नोलॉजी। हमने ई कोलाई का एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का यूज कर लिया फॉर मेकिंग द प्रोडक्ट which is called insulin। तो यही तो है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स को हम यूज करते हैं टू अचीव दैट प्रोडक्ट ऑन अ लार्ज स्केल। नाउ बहुत सारी और भी प्रोसेसेस और टेक्निक्स हैं जो इस बायोटेक्नोलॉजी के अंदर इंक्लूडेड हैं, जिन्हें हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। अब आपको 4 एग्जाम्पल्स लर्न करने हैं बायोटेक्नोलॉजी में क्या क्या आते हैं। ध्यान से सुनना, ये तो है, ये तो पुराना है, कर्ड, ब्रेड, वाइन। अब समझो, एक जिसकी मैं स्पेशलिस्ट हूं, यानी आईवीएफ, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, यानी टेस्ट ट्यूब बेबी, रटा होना चाहिए, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। फर्स्ट एग्जाम्पल। सेकेंड एग्जाम्पल, कोई जीन बनाना और उसे यूज करना। मैं आपको बताऊंगी स्टूडेंट्स कि कैसे हम जीन डिफेक्ट्स को भी करेक्ट कर सकते हैं। सो सिंथेसाइजिंग अ जीन एंड यूजिंग इट, यू हैव टू लर्न इट। तीसरा, डीएनए वैक्सीन्स बनाना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डीएनए वैक्सीन। एंड एज आई टोल्ड यू, करेक्टिंग अ डिफेक्टिव जीन। सो ये 4 एग्जाम्पल्स आपको क्लियरली आने चाहिए। दे आर ऑल पार्ट्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। अब जो लेटेस्ट डेफिनेशन है वो किसने दी है, उसका फुल फॉर्म, ये 1 मार्क में बहुत कॉमनली पूछा जाता है, दैट इज यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। इसका फुल फॉर्म आना चाहिए, EFB का फुल फॉर्म होता है ये। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इन्होंने अब जो डेफिनेशन दी है बायोटेक्नोलॉजी की, वो हमें रटी होनी चाहिए, वर्ड बाय वर्ड, 1 मार्क में क्वेश्चन आ सकता है। इन्होंने ट्रेडिशनल व्यू, जहां पर पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म या उसका एंजाइम यूज करते थे, या नया व्यू जहां पे जेनेटिकली मॉडिफाई करते हैं ऑर्गेनिज्म को, लिविंग ऑर्गेनिज्म को प्रोडक्ट ऑब्टेन करने के लिए, उन दोनों को कंबाइन कर दिया है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि ट्रेडिशनल व्यू एंड मॉडर्न व्यू दोनों को कंबाइन करता है। क्या है डेफिनेशन बाय EFB? बहुत सिंपल है। यहाँ पर हम नेचुरल साइंस यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, वो सब भी यूज करेंगे, और साथ में हम ऑर्गेनिज्म या तो पूरा यूज करेंगे, या उसका सेल यूज करेंगे, या उसके सेल का कोई पार्ट यूज करेंगे, या उसका कोई मॉलिक्यूलर एनालॉग यूज करेंगे टू ऑब्टेन सम प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। जैसे हमने जीन काट के डाला तो हम जीन को यूज कर रहे हैं, राइट? सो बोलिए मेरे साथ, क्या है डेफिनेशन? लर्न करनी है वर्ड बाय वर्ड। डेफिनेशन पे एज इट इज मार्क्स मिलते हैं, और डेफिनेशन में थोड़ा भी आगे पीछे करते हैं तो सीधे मार्क्स कटते हैं, तो इसे रटना है अच्छे से। चलिए, द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंसेज एंड ऑर्गेनिजम्स, या उसका सेल, या उसका पार्ट, या उसका मॉलिक्यूलर एनालॉग, किस लिए? प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज के लिए। हो गई याद अच्छे से? आगे बढ़े। सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ अब हम आते हैं इसके सिद्धांत, इसके प्रिंसिपल्स पर। इसके 2 प्रिंसिपल हैं, बहुत सिंपल। एक तो मैंने आपको बताया कि हमें डीएनए के साथ काट छांट करनी है। हमें अपना, फॉर एग्जांपल, इंसुलिन वाला जीन निकालना है सेल के अंदर से, ह्यूमन सेल के अंदर से, और उसे ई कोलाई के अंदर डालना है। स्टूडेंट्स, जब भी कोई बच्चा बहुत ऐसे गेम्स खेलता है जहाँ वो तोड़ फोड़ करता है, उसको कोई नया टॉय ला के देते हैं, वो पूरा खोल देता है, उसको आप फ्रिज, ट्रक ला के दोगे, वो सब खोल देता है, तो अपन क्या बोलते हैं, तो बड़ा इंजीनियर टाइप का है। वो देखा होगा ना 3 इडियट्स में वो जो गाना है, उसमें वो आमिर खान फ्रिज ठीक करने की कुछ कोशिश करता है तो वो एकदम से खुल जाता है, यू नो, देयर वाज सम सीक्वेंस लाइक दैट। तो हम उसे क्या बोलते हैं, यार ये तो बड़ा इंजीनियर है। जी हाँ, इसका पहला सिद्धांत, फर्स्ट प्रिंसिपल है जेनेटिक इंजीनियरिंग। अब ये जो 2 प्रिंसिपल्स हैं इसके, जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बायो प्रोसेस की इंजीनियरिंग, ये हो सकता है 1 मार्क में क्वेश्चन पूछ लें, टू नेम 2 प्रिंसिपल्स, या
इस प्रिंसिपल की डिटेल भी पूछ सकते हैं, या ये 2 या 3 मार्क में भी आ सकता है, राइट डाउन इन डिटेल अबाउट प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो हमें एक एक वर्ड, एक एक लाइन लर्न करनी है। पहले देखते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग का क्या मतलब है। सिंपल सा मतलब है वो सभी टेक्निक जिससे हम जेनेटिक मटेरियल, मोस्टली डीएनए होता है, कभी कभी आरएनए भी हो सकता है, उसकी केमिस्ट्री बदलेंगे। जैसे मैंने आपको बताया, इंसुलिन वाला जीन या तो लैब में बनाएंगे या ह्यूमन सेल से लेंगे और उसे इंट्रोड्यूस करेंगे होस्ट के अंदर, जैसे ई कोलाई के अंदर होस्ट किया, और हम इस तरह से होस्ट के अंदर डालेंगे कि होस्ट के अंदर उसे अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहिए, यानी ई कोलाई के अंदर इंसुलिन बनना चाहिए, यानी इट शुड बी एबल टू चेंज द फिनोटाइप ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म। अगर आपने इंसुलिन का जीन लिया, होस्ट के अंदर, ई कोलाई के अंदर डाला, पर उसने इंसुलिन ही नहीं बनाया, तो फिर किसी काम का नहीं है। तो व्हाट इज जेनेटिक इंजीनियरिंग? बोलिए मेरे साथ, रिपीट करिए मेरे साथ। टेक्निक्स टू ऑल्टर द केमिस्ट्री ऑफ जेनेटिक मटेरियल। केमिस्ट्री ऑल्टर करी, काट छांट करी, देन इंट्रोड्यूस इनटू होस्ट ऑर्गेनिज्म एंड देन चेंज द फिनोटाइप ऑफ होस्ट ऑर्गेनिज्म। हो गए पूरी कंप्लीट। 1 मार्क, 2 मार्क, कैसे भी 3 मार्क तक में एक क्वेश्चन आ सकता है। अब सेकेंड देखो, हम क्या करने वाले हैं, ये जो जेनेटिकली मॉडिफाइड ई कोलाई, इसे लार्ज स्केल पे ग्रो करेंगे ताकि खूब सारा प्रोडक्ट मिले। मान लो आपने इसे कल्चर में डाला और वहाँ पहले से ही कोई दूसरा बैक्टीरिया का इन्फेक्शन था, या दूसरा फंगस था, या दूसरा यीस्ट था, तो वो भी न्यूट्रिएंट मीडिया यूज करेगा, फलेगा फूलेगा, तो इस बेचारे का, हमारा जो होस्ट है उसका तो खाना पीना शेयर हो जाएगा, उसकी ग्रोथ कम होगी। तो हम क्या चाहते हैं, वहाँ पे स्टेराइल कंडीशन मेंटेन करें, सिर्फ और सिर्फ हमारा डिजायर्ड होस्ट ही ग्रो करे, अनडिजायर्ड ऑर्गेनिजम्स ग्रो ना करें। यानी जब हम प्रोसेस करेंगे, बायो प्रोसेस करेंगे, तब हमें क्या इंजीनियरिंग लगानी है, हमें मेंटेन करना है यानी माइक्रोब कंटामिनेशन फ्री एम्बियंस। एम्बियंस मतलब वातावरण। कब? केमिकल इंजीनियरिंग प्रोसेस में। केमिकल इंजीनियरिंग मतलब जब हम उन्हें केमिकल देके, न्यूट्रिएंट्स देके और ग्रो करवा रहे हैं। क्यों? ताकि सिर्फ ओनली द डिजायर्ड माइक्रोब और यूकैरियोटिक सेल ग्रो इन लार्ज क्वांटिटीज, ताकि बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट बन सके। मैं फिर बोलती हूँ, मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल, स्टेराइल मतलब माइक्रोब कंटामिनेशन फ्री एम्बियंस इन केमिकल इंजीनियरिंग प्रोसेसेस, ताकि सिर्फ ग्रोथ हो ऑफ द डिजायर्ड माइक्रोब और यूकैरियोटिक सेल, जो भी होस्ट हमने लिया है लार्ज क्वांटिटी में, ताकि हम ऑब्टेन करें बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट। क्या क्या हो सकता है बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट? स्टूडेंट, एंटीबायोटिक्स रटा होना चाहिए, डीएनए वैक्सीन तो बताया ही था आपको, एंजाइम्स एक्सेट्रा। नाउ सो ये प्रिंसिपल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट था। 1 मार्क, 2 मार्क, 3 मार्क, कैसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। आइए अब हम कंसेप्चुअल डेवलपमेंट पढ़ते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग का। समझो हम ये क्यों कर रहे हैं। देखिए, 2 तरह का रिप्रोडक्शन होता है, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। दोनों में क्या डिफरेंस है? दोनों के अपने कुछ एडवांटेज हैं, अपने कुछ डिसएडवांटेज हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का बेनिफिट ये है कि उसे कार्बन कॉपी ऑफ पेरेंट मिलता है। यानी अगर किसी प्लांट में, किसी ऑर्गेनिज्म में बहुत अच्छा कोई कैरेक्टर है, हम चाहते हैं वो कैरेक्टर रिटेन रहे, तो हम चाहेंगे कि उसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो। पर नुकसान ये है कि वेरिएशन नहीं हो रहा, कोई मॉडिफिकेशन, चेंज नहीं हो रहा, तो फिर विकास कैसे होगा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में चेंज आता है, इसीलिए विकास होता है। भाई चेंजेस आकर ही तो हम सब मॉडिफाई हुए हैं, इवोल्यूशन हुआ है, नई नई स्पीशीज आई हैं। तो दोनों के ही अपने एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज हैं। आइए देखते हैं, ये क्वेश्चन पूछते हैं, एडवांटेज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओवर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है? कि फॉर्मर यानी जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है फॉर वेरिएशंस एंड फॉर्मुलेशन ऑफ यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक सेटअप। नए नए जेनेटिक सेटअप बनेंगे, सम ऑफ विच मे बी बेनिफिशियल टू द ऑर्गेनिज्म एज वेल एज पॉपुलेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये 1 मार्क में पूछ सकते हैं, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ सेक्सुअल ओवर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मान लीजिए बाहर बहुत प्रतिकूल, अनफेवरेबल एनवायरनमेंट है और उसमें वो जो पेरेंट सेल है, वो पेरेंट ऑर्गेनिज्म जो है वो सर्वाइव नहीं कर पा रहा है। अगर वो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगा तो उसका डॉटर ऑर्गेनिज्म भी नहीं सर्वाइव कर पाएगा। पर अगर सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगा, हो सकता है उसमें क्रॉसिंग ओवर के टाइम, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन के टाइम कोई ऐसा चेंज आ जाए, वेरिएशन आ जाए जो उसके लिए बेनिफिशियल हो और वो इस एडवर्स एनवायरनमेंट कंडीशन में जिंदा रह जाए। आई बात समझ में? नाउ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का क्या एडवांटेज है, ये भी 1 मार्क में पूछा जा सकता है। ये प्रिजर्व करता है जेनेटिक इंफॉर्मेशन को, वाइल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशंस होते हैं। तो दोनों का ही एक एक एडवांटेज हमें आना चाहिए। अब पहले हम क्या करते थे, अगर हमें मान लीजिए कोई ऐसा काफ चाहिए, गाय का बच्चा, जिसमें मदर की यानी गाय की, काऊ की तो गुड क्वालिटी मिल्क प्रोडक्शन हो और फादर यानी बुल का, बैल का
डिजीज रेजिस्टेंस हो, तो हम क्या करते थे, हम इस काउ और इस बुल की मेटिंग कराते थे, यानी आर्टिफिशियली हाइब्रिडाइजेशन कराते थे। लेकिन उसमें कोई गारंटी थोड़ी ना है कि उनके वही वाले जीन्स आपस में दोनों मिलकर ऑफस्प्रिंग के अंदर आए। हो सकता है किसी एक का ही जीन आए, हो सकता है दोनों के ही जीन नहीं आए, हो सकता है कि बुल का कोई और नेगेटिव कैरेक्टर उसके अंदर आ जाए। तो ये बहुत बड़ा लिमिटेशन था ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन से कोशिश करने की कि हम कुछ नया कर सकें। सो ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन में क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स, इसे प्लांट एंड एनिमल ब्रीडिंग में यूज करते थे, लेकिन इसका डिसएडवांटेज क्या था, ये क्वेश्चन पूछते हैं। इसका डिसएडवांटेज ये था कि यहाँ पर कई बार मल्टीप्लिकेशन हो जाता था अनडिजायरेबल जीन्स का अलोंग विथ डिजायरेबल जीन्स। इज इट वेरी क्लियर? दिस वॉज द डिसएडवांटेज। तो ये तीनों 1-1 मार्क के क्वेश्चन बनते हैं और कंबाइन करके 2-3 मार्क्स में भी आ सकते हैं। अब जेनेटिक इंजीनियरिंग से हम क्या कर सकते हैं, यहां हमारे कंट्रोल में है। अगर मुझे ऐसा काफ बनाना है तो मैं गाय का वही वाला जीन निकाल लूंगी, मेल बुल का वही जीन निकाल लूंगी जो डिजीज रेजिस्टेंस वाला है, गुड क्वालिटी मिल्क वाला है, और मैं उसे कंट्रोल्ड वे में उसके अंदर डालूंगी। तो यहाँ पर कोई और साइड इफेक्ट का चांस नहीं है। सो टेक्निक ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, यहाँ पर हम क्या करते हैं, हम पहले एक rDNA बनाएंगे, कैसे मैं समझाऊंगी आपको। उसके बाद उसकी मल्टीपल कॉपीज बनाएंगे, उसे ट्रांसफर करेंगे, उससे हम इस हाइब्रिडाइजेशन की ये जो लिमिटेशन है, क्या लिमिटेशन है कि डिजायरेबल के साथ अनडिजायरेबल जीन भी कई बार इंक्लूड एंड मल्टीप्लाई कर जाते हैं, उसे हम ओवरकम कर लेंगे और हम सिर्फ और सिर्फ इंट्रोड्यूस कर सकते हैं one or more set of desirable gene without introducing undesirable gene into target organism. Is it very clear? So genetic engineering is the solution for the problem that exists with traditional hybridization. अब यहाँ एक बात समझिएगा, अगर हमने जो अपना जीन डाला है, जैसे इंसुलिन प्रोड्यूस करने वाला जीन, अगर उसने होस्ट के अंदर जाकर एक्सप्रेस नहीं किया, मल्टीप्लाई नहीं किया, अपनी कॉपीज नहीं बनाई और इंसुलिन नहीं बनाया, तो फिर ये सब प्रोसीजर फेल हो जाएगा। तो हम ये कैसे कर सकते हैं, या तो हम इसे किसी टैक्सी, बस, ऑटो के अंदर भेजें जो अपनी मल्टीपल कॉपीज बनाए होस्ट के अंदर जाकर, तो हमारा फॉरेन जीन भी मल्टीप्लाई करे और एक्सप्रेस करे। वरना हमें इसे होस्ट का जो डीएनए है, जैसे ई कोलाई का डीएनए, उसके साथ जुड़वाना पड़ेगा ताकि जब वो मल्टीप्लाई करे, रेप्लिकेट करे, तो हमारा डिजायर्ड जीन भी ऐसा करे। बस यही यहाँ लिखा है। सो the piece of DNA would not be able to multiply itself in the progeny cell of organism. लेकिन अगर हम उसे जीनोम ऑफ रिसिपिएंट के अंदर डालें तो वो मल्टीप्लाई करेगा और इनहेरिट होता जाएगा फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। तो मल्टीप्लाई भी करेगा और इनहेरिट भी होगा। नाउ क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि जो हमारा एलियन पीस ऑफ डीएनए है या फॉरेन डीएनए है, वो इंटीग्रेट कर गया है, जुड़ गया है किसके साथ? It has become a part of chromosome of that host and now it has the ability to replicate. Actually student, हर डीएनए के पास कुछ जीन्स के सेट होते हैं, कुछ डीएनए का पोर्शन ऐसा समझो, कुछ न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है, वहीं से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है। तो अगर हम अपने कट पीस डीएनए को होस्ट के डीएनए के साथ जोड़ते हैं तो होस्ट के डीएनए में जो वो पॉइंट है जहां से रेप्लिकेशन शुरू होता है, वो जब रेप्लिकेशन स्टार्ट करवाएगा तो हमारा डीएनए भी मल्टीप्लाई करेगा। इसे ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। सो एक स्पेसिफिक डीएनए का सीक्वेंस होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, जिसे ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कहते हैं, और यहीं से रेप्लिकेशन की शुरुआत होती है। क्वेश्चन 1 मार्क में आता है कि व्हाट इज दैट पॉइंट कॉल्ड व्हिच इनिशिएट्स रेप्लिकेशन? इट इज ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। सो जैसे ही मल्टीप्लिकेशन होगा किसी भी एलियन पीस ऑफ डीएनए का ऑर्गेनिज्म के अंदर, वो कब होगा? जब वो उसके क्रोमोसोम के साथ जुड़े। कहां पर? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन की साइट पर। नाउ अब ये जो एलियन डीएनए है, इसे हमने लिंक कर दिया है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन के साथ, तो अब एलियन डीएनए भी रेप्लिकेट करेगा, मल्टीप्लाई करेगा अपने आप को इन द होस्ट सेल। और हमें होस्ट सेल के अंदर हमने डाला था 1 पीस ऑफ डीएनए, पर उसकी मल्टीपल कॉपीज मिल रही हैं, एग्जैक्ट सेम कॉपीज। और क्लोन्स किसे कहते हैं? क्लोन्स यही तो होते हैं जो जेनेटिकली मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, कार्बन कॉपीज होते हैं। या हमें उस जीन की, फॉरेन जीन की, एलियन जीन की मल्टीपल कॉपीज मिल रही हैं, यानी ये हो गई जीन क्लोनिंग, दैट इज मेकिंग मल्टीपल आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ एनी टेम्पलेट डीएनए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी 1 मार्क्स में आता है। जीन क्लोनिंग की डेफिनेशन क्या है? मेकिंग मल्टीपल, बहुत सारी आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ एनी टेम्पलेट डीएनए, किसी भी जीन की मल्टीपल आइडेंटिकल कॉपीज बनाना। इज इट क्लियर? नाउ
अब हम देखते हैं कि पहला आरडीएनए कैसे बना था और आरडीएनए होता क्या है। आप पहले से नोट डाउन करिए। आइए स्टूडेंट्स, अब देखते हैं कि पहला आरडीएनए कैसे बना था। दो साइंटिस्ट थे, नाम रटे होने चाहिए, स्टैनले कोहन एंड हर्बर्ट बोयर। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, दोनों साइंटिस्ट का नाम पूछते हैं, 1 मार्क में क्वेश्चन आ सकता है। नंबर 2 ईयर पूछते हैं, 1972 रटा होना चाहिए। नंबर 3 दे कंस्ट्रक्टेड द फर्स्ट आरडीएनए। आरडीएनए मतलब रिकॉम्बिनेंट डीएनए। आइए उसका मतलब समझाती हूँ। ये काम कर रहे थे, इस पर भी 1 मार्क में क्वेश्चन आता है, एक बैक्टीरिया जिसका नाम है साल्मोनेला टाइफी। साल्मोनेला टाइफी। सो स्टैनले कोहन एंड हर्बर्ट बोयर 1972 वर्किंग ऑन साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया। ये सब 1 मार्क के क्वेश्चन आ सकते हैं। एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ आरडीएनए पर, फर्स्ट कंस्ट्रक्शन ऑफ आरडीएनए पर 2 मार्क या 3 मार्क का भी क्वेश्चन आ सकता है। समझिएगा इन्होंने क्या किया। स्टूडेंट्स, बैक्टीरिया के अंदर ध्यान रखिएगा 2 तरह के डीएनए हो सकते हैं। आपने 11th में पढ़ा भी होगा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में। एक तो उसका खुद का डीएनए होता है, नॉर्मल सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, जिसे जेनेटिक डीएनए या जीनोमिक डीएनए कहते हैं। यही इस सेल की एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है और यही नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर होता है, यानी ये हेरिडिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसका होना कंपलसरी है, मस्ट है, सारे बैक्टीरिया में मिलेगा ही मिलेगा। बट कुछ बैक्टीरिया में एक और सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड, ये भी सर्कुलर होता है, डबल स्ट्रैंडेड होता है, ये भी सर्कुलर है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है। कंपैरेटिवली इसमें कम न्यूक्लियोटाइड्स हैं, यानी इसके कंपैरिजन में ये स्मॉलर होगा, स्मॉलर। और ये सारे बैक्टीरिया में प्रेजेंट नहीं होता, इसका हेरिडिटी से कोई लेना देना नहीं है, ये क्रोमोसोम नहीं बना रहा, तो इसे एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए भी कहते हैं। और इसका जो मल्टीप्लिकेशन है, रेप्लिकेशन है, वो इस पर डिपेंड नहीं है, यानी कि खुद ऑटोनॉमसली या सेल्फ रेप्लिकेटिंग होता है। और अगर ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग है, यानी इसके कुछ पोर्शन होगा, कुछ डीएनए का सीक्वेंस होगा जो ओराई होगा, यानी ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होगा। इतना तो आप अब समझ ही गए हैं। इस तरह का जो डीएनए होता है कुछ बैक्टीरिया में मिलता है, सब में नहीं मिलता है, इसे प्लाज्मिड कहते हैं, प्लाज्मिड। और ये प्लाज्मिड बट इस बैक्टीरिया को एक पर्टिकुलर क्वालिटी देता है। जैसे अगर हो सकता है एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंस दे। नॉर्मली जब किसी को बैक्टीरियल डिजीज होती है, डॉक्टर एंटीबायोटिक लिखता है तो वो बैक्टीरिया उस एंटीबायोटिक से मर जाता है। पर अगर इसके पास ऐसा प्लाज्मिड है जो उस पर्टिकुलर एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंस देता है, तो ये उस एंटीबायोटिक से नहीं मरेगा। कुछ में हो सकता है ये प्लाज्मिड नाइट्रोजन फिक्स करने के लिए कैपेसिटी दे दे, कुछ में फर्टिलिटी की कैपेसिटी दे दे, अलग अलग कैपेसिटी देता है। यहाँ पर उन्होंने साल्मोनेला टाइफी के जो प्लाज्मिड है उसमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस वाला जो जीन था, यानी वो डीएनए का वो पोर्शन जो एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंस देता था, उस पोर्शन को कट किया। ये सपोज वो पोर्शन था, ये ठीक है। अब कैसे कट किया? घर में चाकू से, कैंची से, ब्लेड से नहीं। कुछ एंजाइम्स आते हैं जिसे हम कहते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, जिसकी डिटेल अभी हम थोड़ी सी देर में पढ़ेंगे, उनसे कट किया। सो ऑफ कोर्स रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की डिस्कवरी पहले ही हो चुकी थी, 1963 यानी 60s में हो चुकी थी, 63 से 68 के बीच में, और ये 1972 में बनाया था, यानी इनकी डिस्कवरी हो चुकी थी। अब दूसरा उन्होंने क्या किया, एक और साल्मोनेला टाइफी का ही प्लाज्मिड लिया और उस प्लाज्मिड को भी उसी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट किया। मान लो ये दूसरे वाले का प्लाज्मिड है, उसे भी कट किया, तो उसका इतना पीस ले लिया, ठीक है। अब क्योंकि जो प्लाज्मिड लिया है वो, और ये हमारा एलियन जीन है या फॉरेन जीन है या जीन ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है। अब ये भी साल्मोनेला टाइफी का है, ये भी साल्मोनेला टाइफी का है, तो इसे नेटिव प्लाज्मिड बोलते हैं क्योंकि सेम स्पीशीज का है, सेम बैक्टीरिया का है। अब इन दोनों को उन्होंने जोड़ दिया। कैसे जोड़ेंगे? गम से, ग्लू से, गॉन से, फेविकॉल से नहीं। एंजाइम आता है जिसे लाइगेज कहते हैं। डीएनए जोड़ना है तो डीएनए लाइगेज एंजाइम, इसकी भी डिस्कवरी पहले ही हो चुकी थी। जैसे ही इसे जोड़ा तो ये तो प्लाज्मिड का पोर्शन है और इसमें वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस वाला फॉरेन जीन जिसका क्वालिटी हम चाहते हैं वो भी जुड़ गया। इसे कहते हैं आरडीएनए, यानी रिकॉम्बिनेंट डीएनए। इसीलिए बायोटेक्नोलॉजी को रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी या आरडीएनए टेक्नोलॉजी भी कहते हैं। अब समझो,
फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक ई कोलाई लिया। ई कोलाई भी एक बैक्टीरिया है, इसके पास खुद का जेनेटिक मटेरियल तो है पर इसके पास कोई प्लाज्मिड नहीं है, यानी इसके पास कोई एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन नहीं होता। यानी नॉर्मली अगर इस ई कोलाई को आप किसी पर्टिकुलर एंटीबायोटिक में डालोगे तो वो मर जाएगा, वो उसे नहीं झेल पाएगा। लेकिन इन्होंने क्या किया, इस पूरे आरडीएनए को इसके अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया, यानी ये क्या है, ये हमारा होस्ट है। और अब इसके अंदर कोई दूसरा डीएनए भी आ गया है, तो अब ये जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म भी बन गया है। ठीक है, अब क्या हुआ, जैसे ही उन्होंने इसे यहां पर इंट्रोड्यूस किया, सपोज ये इंट्रोड्यूस किया, ठीक है, मैं वाइट से नहीं बनाती हूँ टाइम सेव करने के लिए, आप इसको अलग कलर से बना देना। जैसे ही आरडीएनए इंट्रोड्यूस किया, क्योंकि इसके पास प्लाज्मिड है और प्लाज्मिड के पास ओराई है, वो सेल्फ रेप्लिकेटिंग है, तो इसके अंदर इसने जब प्लाज्मिड ने मल्टीप्लाई किया तो हमारा फॉरेन जीन भी मल्टीप्लाई करा, यानी बहुत सारी कॉपीज बन गई इस आरडीएनए की। और जब ये ई कोलाई डिवाइड करा, तो इसके जो डॉटर सेल्स थे उनके पास खुद का डीएनए तो आया, पर ये वाली कॉपीज भी आ गई और ये कहानी चलती रही। प्लाज्मिड डिवाइड करता रहा, मल्टीप्लाई करता रहा, हमारा फॉरेन डीएनए भी उसके अंदर मल्टीप्लाई होता रहा, और जब खुद होस्ट डिवाइड हुआ तो सारे डॉटर सेल्स में ये फैलता गया। और इस एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन ने अपने आप को इस ई कोलाई के अंदर एक्सप्रेस किया, यही तो हमने पढ़ा है, to alter the chemistry of genetic material, to introduce it into the host cell and then to change the phenotype of the host organism। इसके अंदर अब वो प्रोटीन बनने लगा जो एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंस देता है, और ऐसे ई कोलाई को जब फिर से एंटीबायोटिक के सॉल्यूशन में डाला तो वो जिंदा रहा, वो बच गया। अब आया समझ में? तो उन्होंने ई कोलाई को, स्टैनले कोहन एंड हर्बर्ट बोयर ने 1972 में ई कोलाई को यूज किया था एज होस्ट ऑर्गेनिज्म। फॉरेन जीन लिया था एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस प्रोवाइड करने वाला, और नेटिव प्लाज्मिड को यूज किया था। इज इट वेरी वेरी क्लियर? ये मैंने पूरी समरी बता दी। आप भी इसी तरह से सब पॉइंट्स में लिख सकते हैं अगर ये 5 मार्क में क्वेश्चन है। जनरली 3 मार्क में क्वेश्चन आता है, या इसके बिट्स एंड पीसेस में ये 1 मार्क में आ सकता है। जैसे ईयर जिन्होंने कंस्ट्रक्ट किया था, कौन सा बैक्टीरिया यूज किया था फॉर टेकिंग आउट द फॉरेन जीन एंड प्लाज्मिड, किसे होस्ट की तरह यूज किया था, प्लाज्मिड एंड फॉरेन जीन को कट किससे किया था, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से, जोड़ा किससे था, डीएनए लाइगेज से। ये सब हमारे क्वेश्चंस बनते हैं। अगर हमें एनसीईआरटी आ गई ना स्टूडेंट्स, बिलीव मी आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, बस थोड़ा सा लिखने का तरीका है वो मैं आपको सिखाई दूंगी। आइए अब हम यहाँ देखते हैं। सो फर्स्ट इंस्टेंट फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ एन आर्टिफिशियल आरडीएनए मॉलिक्यूल, एक तो आरडीएनए का फुल फॉर्म भी आना चाहिए। नाउ ये किन्होंने किया था और कब किया था? 1972 में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टैनले कोहन एंड हर्बर्ट बोयर ने किया था। क्या किया था इन्होंने? साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम जो है बैक्टीरिया, यही लिखा था ना, देखो साल्मोनेला टाइफी लिखा है मैंने, टाइफी पूरा नाम लिख देती हूँ, टाइफीम्यूरियम। इसका नेटिव प्लाज्मिड लिया था, नेटिव प्लाज्मिड यानी इसी का प्लाज्मिड लिया था, और इसी का जीन एनकोडिंग एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस लिया था, यानी फॉरेन डीएनए, फॉरेन जीन लिया था, और इन दोनों को लिंक किया था, ज्वाइन किया था। प्लाज्मिड कैसा होता है? ऑटोनॉमसली रेप्लिकेटिंग सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए जो एक्चुअली डबल स्ट्रैंडेड भी होता है। ओराई रीजन होगा इसमें। अब उन्होंने क्या किया था? उन्होंने साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम के ही प्लाज्मिड से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन को कट किया था, जो क्या देता था? एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंस देता था। कटिंग जो है वो किसके कारण पॉसिबल हुई थी? क्योंकि डिस्कवरी हो चुकी थी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, जिन्हें मॉलिक्यूलर सिजर्स कहते हैं, यानी कैंची, और इस कट पीस को उन्होंने फिर प्लाज्मिड डीएनए के साथ लिंक कर दिया था बाय डीएनए लाइगेज एंजाइम। ये जो प्लाज्मिड है ये क्या कर रहा है? ये व्हीकल की तरह, एक टैक्सी की तरह काम कर रहा है, जो हमारे फॉरेन डीएनए को, फॉरेन जीन को बिठाकर ले जा रहा है इनटू द होस्ट सेल। अगर हम इसे यूज नहीं करते, अगर हम इसे डायरेक्ट इंट्रोड्यूस करते तो हमें इसके क्रोमोसोम के साथ जोड़ना पड़ता, जो बहुत डिफिकल्ट है, वरना ये रेप्लिकेट नहीं करता, मल्टीपल कॉपीज नहीं बनाता। अब हर वर्ड समझ में आ रहा है? सो प्लाज्मिड डीएनए ने एक वेक्टर की तरह काम किया है, ताकि पीस ऑफ डीएनए जो उसके साथ अटैच है, यानी फॉरेन डीएनए, उसे वो पहुंचा दे इनटू द होस्ट सेल। वेक्टर वर्ड क्यों बोला? आपको पता है स्टूडेंट्स, जब मलेरिया होता है तो मलेरिया में ह्यूमन तो पहला होस्ट है जिसे मलेरिया होता है, पर मलेरिया में जो पैथोजन है, जो डिजीज कॉज कर रहा है, वो प्रोटोजोआ है, जिसे हम प्लाज्मोडियम कहते हैं।
पर वो किस पर बैठ के हमारे बॉडी के अंदर आता है, ब्लड के अंदर आता है? फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो, यानी वो मॉस्किटो वेक्टर है, करियर है, बस है, टैक्सी है, जो प्लाज्मोडियम को ह्यूमन ब्लड के अंदर पहुंचाता है। तो ये कुछ मॉस्किटो की तरह ही तो काम कर रहा है, इसीलिए इसे भी वेक्टर कहते हैं। देखिए लिखा हुआ है दैट मॉस्किटो एक्ट्स एज एन इंसेक्ट वेक्टर टू ट्रांसफर मलेरियल पैरासाइट इनटू ह्यूमन बॉडी। अब आप खुद भी अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। नाउ in the same way, plasmid is used as a vector to deliver an alien piece of DNA into host organism. हो सकता है आपसे पूछ ले कि प्लाज्मिड क्यों वेक्टर की तरह काम करता है? बिकॉज इट डिलीवर्स द एलियन पीस ऑफ डीएनए इनटू द होस्ट ऑर्गेनिज्म। नाउ ये लिंकिंग क्यों पॉसिबल हुई? बिकॉज ऑफ द एंजाइम डीएनए लाइगेज। ये सारे क्वेश्चंस आते हैं। ये किस पे काम करेगा? ये डीएनए के कट मॉलिक्यूल्स पर काम करेगा, यानी जो वेक्टर कट किया है, प्लाज्मिड कट किया है, फॉरेन जीन कट किया है, और उन्हें जॉइन कर देगा, उनके सिरों को, एंड्स को, और एक नया कॉम्बिनेशन बन जाएगा। कैसा है वो? सर्कुलर। अभी दिखाया ऑटोनॉमसली रेप्लिकेटिंग डीएनए हमने आर्टिफिशियली इन विट्रो क्रिएट किया है, इसे आरडीएनए कहते हैं। तो 1 मार्क में ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि आरडीएनए की डेफिनेशन क्या है? अ न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ circular autonomously replicating DNA created in vitro by joining foreign DNA, foreign gene with a vector using DNA ligase is called rDNA. Is it clear? Now, ये जो DNA इसे उन्होंने ट्रांसफर करते हैं फिर ई कोलाई के अंदर। ये ई कोलाई साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम से काफी क्लोजली रिलेटेड बैक्टीरिया है। नाउ ये जो हमारा फॉरेन डीएनए है, आरडीएनए है, ये अब इस न्यू होस्ट के अंदर मल्टीप्लाई करेगा। कैसे? मल्टीप्लाई करने के लिए एंजाइम चाहिए होता है, डीएनए रेप्लिकेशन के लिए डीएनए पॉलीमरेज। ये होस्ट के डीएनए पॉलीमरेज को यूज करेगा, ये भी क्वेश्चन आता है, और खुद की मल्टीपल कॉपीज बनाएगा। ये जो एबिलिटी है मल्टीपल आइडेंटिकल कॉपीज बनाने की, इसे ही तो जीन क्लोनिंग कहते हैं। थोड़ी देर पहले यही तो बताया था। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 1 मार्क में क्वेश्चन आता है, एबिलिटी टू मल्टीप्लाई कॉपीज ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन इन ई कोलाई वाज कॉल्ड क्लोनिंग ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन। जनरल क्लोनिंग की डेफिनेशन आएगी तो इट इज द फॉर्मेशन ऑफ or it is making multiple identical copies of any template DNA. For example, like this you can write. यानी अगर कोई पूछे कि जेनेटिकली किसी ऑर्गेनिज्म को मॉडिफाई करने के लिए 3 बेसिक स्टेप्स क्या हैं, तो आप क्या कहोगे? जैसे यहाँ ई कोलाई को जेनेटिकली मॉडिफाई किया तो बहुत सिंपल है। पहले तो हमने उस डीएनए को आइडेंटिफाई किया जिसको हमें उसके अंदर डालना है, फिर हमने उसको उसके अंदर डाला, और इस तरह से डाला कि वो ई कोलाई के अंदर मेंटेन रहे, मल्टीपल कॉपी बनाए, और जब ई कोलाई डिवाइड करे तो उसके डॉटर सेल में भी पहुंचे। यही तो लिखा है, देख लो। आइडेंटिफिकेशन ऑफ डीएनए विथ डिजायरेबल जीन्स। पहले तो पहचानो के अंदर डालना क्या है। नंबर 2, उसे इंट्रोड्यूस करो, इंट्रोडक्शन ऑफ आइडेंटिफाइड डीएनए इनटू होस्ट। एंड नंबर 3, उसे मेंटेन करिए इन द होस्ट और ट्रांसफर करवाइए उसके डॉटर यानी प्रोजेनी को। ये 3 लाइंस रटी होनी चाहिए, एज इट इज डायरेक्ट क्वेश्चन आता है 1 मार्क या 2 मार्क में। सो द 3 बेसिक स्टेप्स इन जेनेटिकली मॉडिफाइंग ऑर्गेनिज्म आर आइडेंटिफिकेशन ऑफ डीएनए विद डिजायरेबल जीन्स, then introduction of this identified DNA into host, and then maintaining this DNA in host and transferring of this DNA to its progeny. Now, स्टूडेंट्स ये सब करने के लिए हमें कुछ औजार चाहिए। जैसे जब हमें इंजीनियरिंग करनी है तो हमें बहुत सारे टूल्स चाहिए। आइए देखते हैं हम टूल्स क्या हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग के। लेट अस अंडरस्टैंड। आप कहोगे मैम एक टूल तो वो कैंची, मॉलिक्यूलर सिजर। डायरेक्ट 1 मार्क में क्वेश्चन आता है, मॉलिक्यूलर सिजर किसे कहते हैं? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स चाहिए। दूसरा आप कहोगे मैम जोड़ने के लिए लाइगेज एंजाइम चाहिए। तीसरा आप कहोगे मैम मल्टीप्लाई करने के लिए ओराई तो चाहिए, लेकिन साथ में क्या चाहिए हमें? डीएनए पॉलीमरेज चाहिए। 3 तो मैं यही बता दिए। 4th आप कहोगे मैम वेक्टर चाहिए, उसी के पास ओराई है, वही मल्टीप्लाई करवाएगा। और आप कहोगे मैम होस्ट तो चाहिए ही चाहिए, होस्ट ऑर्गेनिज्म। तो लो, यही तो हमने पढ़ लिया है ऑलरेडी। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि टूल्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या क्या आएगा। ये 5 हमें रटे होने चाहिए, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, लाइगेज एंजाइम, पॉलीमरेज एंजाइम, होस्ट एंड वेक्टर। इज इट क्लियर? अच्छे से लर्न कर लोगे, ये 1 मार्क में क्वेश्चन आता है। अब हमें इन्हें वन बाय वन पढ़ना है। स्टूडेंट्स, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम पढ़ाने के पहले मैं आपको एक छोटा सा टॉपिक पढ़ा रही हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आगे की स्लाइड्स पर जा रही हूँ, सीधे जंप कर रही हूँ क्योंकि वो बताना बहुत ज़रूरी है। 1 सेकेंड, उसके बिना आपको मज़े नहीं आएंगे। यस, आइसोलेशन ऑफ जीन मटेरियल, समझिएगा।
स्टूडेंट्स, हमें जब डीएनए चाहिए तो हम कैसे करेंगे, समझो। सपोज करो हमें इंसुलिन वाला जीन चाहिए, तो ये ह्यूमन का सेल है, इसके अंदर से ही निकालोगे। सेल मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा, और अंदर इसमें डीएनए होगा। और डीएनए आप जानते हो क्रोमैटिन के फॉर्म में होता है, और क्रोमैटिन मतलब उसमें डीएनए होता है, आपने 11th में पढ़ा होगा। थोड़ा सा आरएनए होता है, हिस्टोन प्रोटीन, नॉन हिस्टोन प्रोटीन, यानी काफ़ी सारे प्रोटीन्स होते हैं। तो अगर फॉरेन जीन एनिमल सेल से लेना है तो ये सब, इस सब के अंदर से आपको तो ये डीएनए चाहिए प्योरीफाइड फॉर्म में। लेकिन अगर मान लो ये प्लांट सेल से लेना है, प्लांट का कोई जीन निकालना है, एल्गी का निकालना है, फंगस का निकालना है, या बैक्टीरिया का निकालना है, तो बैक्टीरिया में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगी, बाकी सब में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी होगी, और साथ में सेल वॉल भी होगी। तो अगर मुझे डीएनए तक पहुंचना है, भाई मुझे अंदर तिजोरी तक पहुंचना है, तो मुझे इन सब दरवाजों के तालों को तोड़ना पड़ेगा। कैसे तोड़ते हैं, वहां भी एक टूल काम आता है जिसे लाइजिंग एंजाइम्स या लाइजेस कहते हैं। अगर मुझे सेल वॉल तोड़नी है तो मुझे ऐसा एंजाइम यूज करना पड़ेगा जो सेल वॉल के मटेरियल को ब्रेक करे। सेल वॉल सेल्यूलोज की बनी है तो मुझे सेल्यूलेज यूज करना पड़ेगा, सेल्यूलेज एंड पेक्टिनेज यूज करते हैं। लेकिन अगर वो फंगल सेल है तो फंगल सेल वॉल काइटिन की बनी है तो मुझे काइटिनेज यूज करना पड़ेगा। और अगर वो बैक्टीरिया की सेल वॉल है जो म्यूकोपॉलीसेकेराइड की बनी है तो मुझे लाइजोजाइम यूज करना पड़ेगा। 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा, जो बैक्टीरिया की सेल वॉल है वो पेप्टाइडोग्लाइकन्स की बनी, यानी प्रोटीन एंड शुगर्स की, उसे लाइजोजाइम तोड़ता है। जब मैं ये सब डाल दूंगी तो सेल वॉल डाइजेस्ट हो जाएगी, डिपेंडिंग अपॉन कौन से सेल से मैं उस डीएनए को निकाल रही हूँ। फिर डिटर्जेंट्स डालते हैं, ये हालांकि एनसीईआरटी में नहीं दिया। डिटर्जेंट्स जैसे ही हम डालेंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सब डिसॉल्व हो जाएंगे डिटर्जेंट से। इसके बाद अभी भी मुझे डीएनए को आरएनए और प्रोटीन से अलग करना है। अगर मुझे आरएनए को तोड़ना है तो मुझे आरएनएज एंजाइम यूज करना पड़ेगा, और फिर मैं प्रोटीएज डालूंगी तो प्रोटीन टूट जाएंगे, चाहे वो हिस्टोन प्रोटीन हो चाहे नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स हो, सभी प्रोटीन्स। तो अब डीएनए अलग हो जाएगा। अब मुझे इस डीएनए को क्या करना है, मुझे अभी इसको बाहर निकालना है। अभी ये सब कुछ ट्रांसपेरेंट दिखता है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है सॉल्यूशन के अंदर, बस हम बाजार से लाकर ये सब डालते जा रहे हैं। अब हम इसमें डालेंगे चिल्ड इथेनॉल, चिल्ड इथेनॉल। और जैसे ही हम चिल्ड इथेनॉल डालते हैं, ये डीएनए जो है ये फाइन सस्पेंशन थ्रेड्स की तरह आ जाता है इन द सस्पेंशन, मतलब उस लिक्विड पे पतले पतले कॉटन जैसे धागे की तरह आ जाता है। और फिर हम एक चम्मच से इसको बाहर निकाल लेंगे। ये कोई किचन की चम्मच नहीं है, एक स्पेशल चम्मच है। चम्मच को स्पून कहते हैं, इसे स्पूलिंग कहते हैं। तो स्पूलिंग प्रोसेस से हम इस डीएनए को बाहर निकाल लेंगे। ये प्रोसेस यही बताना ज़रूरी था, वरना आपको रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स पढ़ने में मज़े नहीं आएंगे। आइए हम इतना देखते हैं। यहाँ हमने क्या किया है, जेनेटिक मटेरियल को आइसोलेट किया है। हम जानते हैं कि न्यूक्लिक एसिड इज द जेनेटिक मटेरियल ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म विदाउट एक्सेप्शन। ये ट्रू और फॉल्स में भी आ सकता है। नाउ मेजॉरिटी में क्या होता है, डीएनए यानी डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, कुछ में आरएनए हो सकता है, हम तो डीएनए मान रहे हैं। अब अगर हमें डीएनए को रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करना है, जो अभी मैं थोड़ी देर में समझाऊंगी, तो पहले हमें डीएनए तो चाहिए भाई, जिस चीज को कट करना है उसको तो निकालना पड़ेगा। तो हमें डीएनए चाहिए प्योर फॉर्म में, यानी कि इट शुड बी फ्री फ्रॉम अदर मैक्रोमोलिक्यूल्स। जो प्रोटीन आरएनए के साथ वो जुड़ा रहता है वो नहीं होना चाहिए, तभी हमें प्योर फॉर्म में डीएनए मिलेगा। तो क्वेश्चन आता है क्यों चाहिए 1 मार्क में, व्हाई डू वी नीड डीएनए इन प्योर फॉर्म, सो दैट वी कैन कट इट विद द रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। अब डीएनए कहां पर है, डीएनए एनक्लोज्ड है मेम्ब्रेन्स के अंदर, सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन उनके अंदर। तो हमें ब्रेक करना पड़ेगा इस सेल को, ताकि हम डीएनए को रिलीज करें अलॉन्ग विद अदर मैक्रोमोलिक्यूल्स लाइक आरएनए, प्रोटीन जो डीएनए के साथ जुड़े हैं, पॉलीसेकेराइड्स, शुगर्स जो कुछ प्लाज्मा मेम्ब्रेन में है, सेल वॉल में है, एंड लिपिड्स जो सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में है। इन सब से अलग हटाना है। तो रटा होना चाहिए आरएनए, प्रोटीन, पॉलीसेकेराइड एंड लिपिड से हमें इसे अलग करना है। हम ये कैसे करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। ये 1 मार्क या 2 मार्क में क्वेश्चन आता है, हाउ डू यू आइसोलेट जेनेटिक मटेरियल एंड व्हाई डू यू आइसोलेट। इज इट क्लियर। तो हम क्या करेंगे, अगर बैक्टीरियल सेल है या प्लांट सेल है, अगर बैक्टीरियल सेल है तो एंजाइम होगा लाइजोजाइम, और अगर प्लांट है तो सेल्यूलेज, और अगर फंगल सेल है तो काइटिनेज, ये तो सेल वॉल को तोड़ेगा। और अगर एनिमल है तो सेल वॉल तो होती नहीं है, सिर्फ डिटर्जेंट्स यूज करते हैं। नाउ इसके बाद में हमें पता है कि जीन्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए रहते हैं, यानी यहाँ पर प्रोटीन्स भी होते हैं लाइक हिस्टोन, और थोड़ा बहुत आरएनए भी होता है।
आरएनए को कैसे रिमूव करते हैं? बाय राइबोन्यूक्लिएज यानी आरएनएज, और प्रोटीन को रिमूव करते हैं विथ प्रोटीएज। तो इस तरह से सभी अलग हो गए, अब डीएनए अलग हो गया है। अब उस डीएनए को हम कैसे करते हैं? एडिशन ऑफ चिल्ड इथेनॉल, ये 1 मार्क में भी क्वेश्चन आता है और इस पूरे प्रोसेस पे भी क्वेश्चन आ सकता है। जब आप चिल्ड इथेनॉल डालोगे तो डीएनए प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा, जो प्योरिफाइड डीएनए है, जिसके साथ अब कोई आरएनए प्रोटीन वगैरह कुछ नहीं जुड़ा है। किस फॉर्म में प्रेसिपिटेट होता है? धागे, फाइन थ्रेड्स की तरह, फाइन थ्रेड्स की तरह। कहाँ पर? इसी लिक्विड, इसी सस्पेंशन में। यानी अगर ये ऐसा था पूरा तो यहाँ ऐसे धागे धागे दिखते हैं। सो it is the purified DNA is precipitated out with the addition of chilled ethanol in the form of fine threads, collection of fine threads in the suspension। ये रहा NCERT का डायग्राम, ये सस्पेंशन में ये धागे की तरह दिख रहा है। और कहीं पर भी थ्योरी में नहीं लिखा पर डायग्राम में लिखा है दिस प्रेसिपिटेटेड आउट, सेपरेटेड आउट डीएनए इज रिमूव्ड बाय स्पूलिंग। ये रहा वो स्पूलिंग प्रोसेस से बाहर निकाल रहे हैं। इज इट वेरी वेरी क्लियर? अब हमारे पास पूरा डीएनए आ गया। जैसे अगर मान लो ह्यूमन इंसुलिन का जीन निकालना है, अभी वो नहीं निकला, अभी तो मुझे पूरा डीएनए मिल गया, 2 मीटर लंबा डीएनए जिसमें सारे 30,000 जीन्स हैं। अब मुझे उसमें से मेरा वाला फॉरेन जीन, जीन ऑफ इंटरेस्ट को ढूंढना है, एलियन जीन को ढूंढना है, जो ह्यूमन का इंसुलिन बनाने वाला जीन है। अभी तो मुझे टोटल डीएनए मिला है, पूरा जेनेटिक मटेरियल मिला है। अब वो कैसे करते हैं, मैं वापस स्लाइड्स पर आती हूँ। वहां काम आता है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। तो आइए पहले रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कैसे डिस्कवर हुआ था, कैसे काम करता है वो समझते हैं, फिर आपको बताऊंगी कि कैसे कट करते हैं। बहुत सिंपल है स्टूडेंट्स, यहाँ पर एनसीईआरटी में नाम मेंशन नहीं है, आर्बर नाथन स्मिथ, आप भी मत याद करो क्योंकि यहाँ पर नहीं है। ये साइंटिस्ट अलग अलग टाइम पर काम कर रहे थे। तो 1963 की बात है। क्या हुआ था समझिएगा। ये एक बैक्टीरिया है, राइट, ई कोलाई। ये इसका खुद का जेनेटिक मटेरियल है। अब इसमें कोई प्लाज्मिड तो है नहीं। अब आपको पता है कुछ वायरसेस हैं जो बैक्टीरिया को अटैक कर सकते हैं और उनको डिजीज कर सकते हैं, मार सकते हैं। उन्हें बैक्टीरियोफाज कहते हैं। वो ऐसे दिखते हैं, कुछ ऐसा रहता है, फिर नेक रहती है, फिर ऐसे पूरा टेल फाइबर्स रहते हैं, ऐसे अटैच होता है और यहाँ पर उसका जेनेटिक मटेरियल होता है। ठीक है, ये वायरस है जो बैक्टीरिया को किल करता है, यानी बैक्टीरियोफाज, फाज मतलब खाना, ईटिंग, ये खा जाता है बैक्टीरिया को, है वायरस। अब मैं इसका डीएनए ऐसा बना देती हूँ वाइट कलर से। ठीक, आपको पता है वायरस जब भी किसी भी होस्ट सेल के अंदर जाता है, चाहे ह्यूमन हो चाहे बैक्टीरिया हो, वो सिर्फ अपना जेनेटिक मटेरियल इंट्रोड्यूस करता है। तो ये वायरस का जेनेटिक मटेरियल आ गया, वायरल डीएनए मान लीजिए, और ये बैक्टीरिया का खुद का डीएनए है, बैक्टीरियल डीएनए। 1963 में साइंटिस्ट ने क्या देखा कि ये ई कोलाई अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेता है, उसके अंदर इम्यून सिस्टम है, इम्यूनिटी है इस बैक्टीरियोफाज से बचने की, और इसमें 2 एंजाइम्स उसकी हेल्प करते हैं। 2 एंजाइम्स provides E. coli with the immunity against bacteriophage। एक क्या करता है, मिथाइल ग्रुप्स ऐड करता है, एडिशन ऑफ मिथाइल ग्रुप्स। अभी सब समझाती हूँ आपको, एडिशन ऑफ मिथाइल ग्रुप्स। और दूसरा है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। इसका क्या मतलब है, बैक्टीरिया के पास एक एंजाइम है जो वायरल डीएनए को जाता है, के पास जाता है, और वो ना एक पर्टिकुलर सीक्वेंस को पहचान सकता है और वहां पर वो कट लगा देता है। तो वो वायरल डीएनए को तोड़ देगा, तो ये टूट जाएगा, तो ये बैक्टीरिया बच जाएगा। लेकिन उन्हें ये समझ में आया कि भाई ये तो एक एंजाइम है, इसके पास ये दिमाग थोड़ी ना है कि ये वायरल डीएनए, ये बैक्टीरियल डीएनए, इसके लिए तो डीएनए है। तो ऐसा कोई सीक्वेंस जिसे वो पहचानता है, वो बैक्टीरिया के डीएनए में भी तो कभी ना कभी आएगा, न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस, तो वो इसे क्यों नहीं मार रहा। तो उन्हें समझ में आया कि इसी के ही इम्यून सिस्टम के पास एक मिथाइलेटिंग एजेंट है जो बैक्टीरिया के डीएनए में जगह जगह मिथाइल ऐड कर देता है, और वो जो एंजाइम है वो कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि वो सिर्फ उस सीक्वेंस को पहचानता है, अगर उसमें मिथाइल आ गया तो वो कट नहीं करता है। तो ये बैक्टीरिया खुद सुसाइड से बच गया, इससे भी बच गया और खुद अपने डीएनए टूटने से भी बच गया। और ये उन्हें बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। उन्होंने कहा इसका मतलब ये एंजाइम इस डीएनए को कट करता है, तो ये हमारे किसी भी डीएनए को कट कर सकता है, तो क्यों ना इसे यूज करें। अब एक बात समझो, बहुत मजेदार बात, पहले इतना बताती हूँ चलिए। अच्छे से आना चाहिए, ईयर 1963।
नंबर 1। जबकि फर्स्ट आरडीएनए 1972 में बना। इस तरह की डेट्स जो होती है वो अपने रजिस्टर में पीछे एक जगह पर साथ साथ लिखते जाइए, साइंटिस्ट का नाम लिखते जाइए। ये 1 मार्क के क्वेश्चंस हैं जो बहुत ही स्कोरिंग होते हैं। नाउ 2 एंजाइम्स responsible for restricting the growth of bacteriophage in Escherichia coli यानी E. coli were isolated। इनमें से one of these जो है वो ऐड करता है मिथाइल ग्रुप्स टू द डीएनए और अदर जो है वो कट करता है डीएनए को। ये जो लैटर वाला है, दूसरा वाला, इसे ही रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज कहते हैं। क्यों कहते हैं आइए अब आपको समझाती हूँ। देखिए न्यूक्लियस का क्या मतलब है। देखो प्रोटीएज मतलब जो प्रोटीन तोड़े, लाइपेज मतलब जो लिपिड तोड़े, न्यूक्लियस मतलब जो न्यूक्लिक एसिड को तोड़े। न्यूक्लिक एसिड को तोड़ने का क्या मतलब है, न्यूक्लिक एसिड चाहे डीएनए चाहे आरएनए किससे बनते हैं, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड से। और 2 न्यूक्लियोटाइड के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है, फॉस्फोडाइईस्टर बॉन्ड। यानी बेसिकली ये क्या करेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कोई भी न्यूक्लियस है तो वो फॉस्फोडाइईस्टर बॉन्ड को तोड़ता है, जो हमेशा किसके बीच होता है, फॉस्फेट और शुगर के बीच में होता है। इतना समझ में आया। अब न्यूक्लियस 2 तरह के हो सकते हैं, समझना। मान लो ये एक डीएनए है, डीएनए हमेशा डबल स्ट्रैंडेड होगा, ये 5 to 3 प्राइम है, ये एंटी पैरेलल 3 to 5 प्राइम है। एक तरह का एंजाइम है जो सिर्फ किसी भी एक स्ट्रैंड पे एंड में तोड़ता है, यानी यहाँ का बॉन्ड टूट गया या यहाँ का बॉन्ड टूट गया या यहाँ का या यहाँ का, इसे एक्सोन्यूक्लियस कहते हैं। एक्सो मतलब टर्मिनल फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को कट करता है ऑन एनी वन स्ट्रैंड। लेकिन कुछ एंजाइम्स होते हैं जो या तो इसमें या इसमें वन ऑफ द स्ट्रैंड में कहीं भी बीच का फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड तोड़ते हैं, सिर्फ वन में, उन्हें एंडोन्यूक्लियेज कहते हैं। लेकिन हम जो पढ़ रहे हैं वो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज है, यानी है तो वो एक तरह का न्यूक्लियेज ही, यानी वो न्यूक्लिक एसिड को ब्रेक करेगा, यानी फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को कट करेगा, पर एक स्पेशल तरीके से, एक रेस्ट्रिक्टेड वे में। आइए उसे समझते हैं। तो इसी की एक कैटेगरी होगी इसी की, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। ये क्या करता है समझिएगा, बहुत मजेदार है। देखो यहां समझाती हूँ, 1 मिनट दीजिए मुझे, यहां समझाती हूँ आपको। जैसे एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है EcoR1, ये एक सीक्वेंस को पहचानता है जिसका नाम है, बोलो मेरे साथ, GAATTC। अब सपोज करो ये एक डीएनए है, ठीक है, 5 to 3, 3 to 5, पूरा लंबा चौड़ा, और इसमें कहीं बीच में यहाँ पर GAATTC है। तो मुझे बताओ इसी जगह पर सेकेंड स्ट्रैंड में क्या होगा। आप कहोगे मैम ये तो कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, तो यहाँ पर CTTAAG होगा। मैं कहूँगी ठीक है। अब मैं कहूँगी इसको सेम ओरिएंटेशन में पढ़ो, मतलब 5 to 3 प्राइम दोनों स्ट्रैंड्स पे पढ़ के देखो। तो 5 to 3 पढ़ूंगी तो GAATTC, यहाँ भी 5 से 3 पढ़ूंगी तो GAATTC। यानी अगर मैंने ओरिएंटेशन सेम रखा, मैं ऐसा नहीं कर रही 5 to 3 और 3 to 5 ना, 5 to 3 5 to 3, तो मेरे को सेम साउंड आ रही है, सेम GAATTC GAATTC। ये तो बिल्कुल वैसे ही है जैसे इंग्लिश में अगर मैं मलयालम लिखूं, मलयालम, और आपसे बोलूं ऐसे पढ़ो तो मलयालम, ऐसे पढ़ो तो मलयालम। जैसे हिंदी में लिखते हैं ना डालडा, मैडम, उल्टा सीधा एक समान, कैसे भी पढ़ोगे सेम। इसे पैलिंड्रोम कहते हैं, पैलिंड्रोम। तो ये क्या है, ये एक स्पेशल साइट है जिसे पैलिंड्रोमिक साइट कहते हैं या पैलिंड्रोम कहते हैं। तो पर्टिकुलर जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है वो पर्टिकुलर सीक्वेंस ऑफ पैलिंड्रोम को पहचानता है, और ये भी स्पेसिफिक ही वो कहाँ कट करेगा। जैसे EcoR1 हमेशा G और A के बीच वाले फॉस्फोडाइईस्टर बॉन्ड को कट करेगा और दोनों स्ट्रैंड्स पे कट करता है। नॉर्मल एंडोन्यूक्लियस किसी भी एक पे करता है, ऐसे कट करेगा। तो जहां ये जो पैलिंड्रोम सीक्वेंस है इसे रेस्ट्रिक्शन साइट भी कहते हैं, क्योंकि यहीं पर इसकी एक्टिविटी रेस्ट्रिक्टेड है, सिर्फ यहीं पर ये काम करता है, यहीं कट लगाता है। तो जब आपने जो पूरा डीएनए निकाला है उसमें जब आप EcoR1 डालोगे तो पूरे डीएनए की लेंथ को वो इंस्पेक्ट करेगा, और जहां जहां GAATTC ये वाला पैलिंड्रोमिक साइट या रिकॉग्निशन साइट या सीक्वेंस उसे मिलेगा, वहां वो G और A के बीच में दोनों स्ट्रैंड्स पे कट लगा देगा। ये उसका काम है। अब अभी तक ध्यान रखना, डायरेक्ट क्वेश्चन है NCERT का, 1 मार्क 2 मार्क में आता है।
मोर देन 230 स्ट्रेन्स ऑफ बैक्टीरिया से मोर देन 900 टाइप के रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स आइसोलेट कर लिए गए हैं। हर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का फिक्स है कि वो किस सीक्वेंस को पहचानेगा पैलिंड्रोम के और कहाँ पर कट लगाएगा, ये सब कुछ फिक्स है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। मैं सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी की लाइंस पर फोकस कर रही हूँ आपके बोर्ड्स के लिए। आई एम नॉट गोइंग इनटू द डिटेल्स फॉर नीट एट ऑल। इज इट क्लियर? अब ये इस तरह से कट लगाता है। हमारे कोर्स में इको R1 का डिटेल्स है। अब आपको पता है कि इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड्स भी हैं। AT के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं, CG के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं। अब जब यहाँ पर कट लगेगा, इमेजिन करो यहाँ कट लगा है और एक यहाँ कट लगा है, तो इतना पीस अलग हो गया, ये G अलग हो गया और ये पीस अलग हो गया, ATTC ये अलग हो गया। इसी तरह यहां पर ये G अलग हो गया और यहां पर ये CTTA अलग हो गया। ठीक है, लेकिन ये तो अभी भी जुड़े हुए हैं और ऐसे ही ये भी अभी भी जुड़े हुए हैं। पर बाकी हाइड्रोजन बॉन्ड्स का क्या होगा? जब ये ऐसे खिंचेंगे, देखो इतना पीस एक साथ आ गया है, इतना और इतना पीस एक साथ आ गया है, तो जब ये खिंचेंगे तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाते हैं। यानी हमें 2 पीस मिले, एक तो हमें ये पीस मिला और एक हमें ऐसा पीस मिला। ये हमें 2 पीस मिल गए कट के कारण। इसने कहाँ काटा? इसने सेंटर में नहीं काटा, इसने स्लाइटली अवे फ्रॉम सेंटर काटा। ये फिक्स होता है जो जेनेटिक इंजीनियरिंग में रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज करते हैं। अब मजेदार बात देखो, इसमें डबल स्ट्रैंडेड पोर्शन अब किसे कहोगे? बहुत इंपॉर्टेंट है। इतना पार्ट डबल स्ट्रैंडेड है पर इतना पार्ट सिंगल स्ट्रैंडेड हो गया है। ऐसे यहाँ पर ये डबल स्ट्रैंडेड है पर इतना पोर्शन सिंगल स्ट्रैंडेड हो गया है। इन्हें कहते हैं फ्लैंकिंग सीक्वेंसेस। ये लटकने वाले सीक्वेंसेस हैं। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अब सपोज करो कि जो हमारा डीएनए था उसे हमने इको R1 से कट किया, तो हमें उसके ऐसे बहुत सारे पीसेस मिल जाएंगे। और ऐसे ही हमने जो वेक्टर डीएनए हम यूज करना चाहते हैं, मान लो कोई प्लाज्मिड, उसमें भी इको R1 डाला, तो उसमें भी जहां भी ऐसी साइट होगी वहां पर वो इस तरह के सीक्वेंसेस हमें दे देगा। और अब हमने उन दोनों को एक मीडियम में डाल दिया तो क्या होगा? समझो, ये तो पार्टनर है, ये तलाश नहीं कर रहा है अपने जोड़े की, अपने पार्टनर की, लेकिन ये सिंगल स्ट्रैंडेड है, तो ये ढूंढेंगे अपने कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट को। अब क्या होगा? सपोज करो, चांस की बात है कि वेक्टर वाला एक पीस और हमारा डीएनए वाला एक पीस पास पास आ गए और इन्हें अपने साथी मिल गए, इन्हें अपना कॉम्प्लीमेंट्री बेस मिल गया। ये पास पास आ जाएंगे और झट से हाइड्रोजन बॉन्ड बहुत जल्दी बनते हैं तो एकदम पास पास आ जाएंगे। और जैसे ये पास पास आ जाएंगे, हमारा डीएनए लाइगेज आएगा और वो फिर से इनके बीच में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बना देगा। कौन बना देगा? डीएनए लाइगेज, जो जोड़ने वाला एंजाइम है, दैट विल फॉर्म द फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, जिसे कट कर दिया था रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ने। तो इस तरह से हमने, अच्छा ऐसा भी हो सकता है कि ये दोनों पीसेस वेक्टर के हों तो आरडीएनए नहीं बनेगा, दोनों पीस हमारे ही डीएनए के हों, फॉरेन डीएनए के, तो भी आरडीएनए नहीं बनेगा। इसीलिए चांस की बात है कि अगर हमारा जो फॉरेन सोर्स डीएनए उसका पीस एक और उसी का कॉम्प्लीमेंट्री वाला वेक्टर डीएनए प्लाज्मिड का पीस ये पास पास आए, तो उसके कारण से ये पास पास आए हैं तो झट से डीएनए लाइगेज काम करेगा। यानी ये जो एंड्स हैं, ये सिंगल स्ट्रैंडेड वाले, इन्होंने क्या करा? इन्होंने चिपकने में मदद करी है, इसीलिए इन्हें स्टिकी एंड्स भी कहते हैं। फ्लैंकिंग एंड्स, स्टिकी एंड्स, स्टैगरिंग, लटकते हुए एंड्स, ये सिंगल स्ट्रैंडेड पोर्शंस हैं और इन्हीं के कारण ये 2 पीस पास पास आए थे और इसीलिए डीएनए की फंक्शनिंग में हेल्प हुई थी। यानी दे फैसिलिटेट डीएनए लाइगेज एक्टिविटी। आ गया समझिए कैसे काम करते हैं? आ गए? मजे आ गए कि नहीं आ गए? चलो इतना देखते हैं। सो नाउ लेट अस सी क्विकली। अब जो पहला रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आइसोलेट हुआ था वो है HindII। HindII स्टूडेंट्स, यहां पर अभी मैं आपको बताती हूँ, जो फर्स्ट अल्फाबेट है वो जीनस बताता है। जैसे ये हीमोफिलस, IN, सेकंड और थर्ड अल्फाबेट जो है वो स्पीशीज बताता है। जैसे यहाँ इन्फ्लुएंजी, सो हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी बैक्टीरिया का जीनस और स्पीशीज है, और D मतलब उसका स्ट्रेन है। सो इस जीनस के, इस स्पीशीज के, इस स्ट्रेन से सेकंड नंबर पे आइसोलेट हुआ है 5 साल बाद, यानी 1968 में। 5 years later, 63 की कहानी है, यानी 1968 में। और ये भी एक पर्टिकुलर पैलिंड्रोम सीक्वेंस को पहचानेगा जो GAATTC नहीं है। वो क्या होता है वो मैं यहाँ नहीं बता रही हूँ आपको, मुझे सिर्फ NCERT पर फोकस करना है।
वो भी लेकिन 6 न्यूक्लियोटाइड का ही सीक्वेंस होता है. सो इट particularly point out a specific sequence of 6 base pair, right? 5 years later isolate हुआ था. हिंद 2 है और ये सब हम पढ़ चुके हैं. ये भी कट करता है एक पर्टिकुलर पॉइंट पर 6 न्यूक्लियोटाइड या 6 बेस पेयर के सीक्वेंस में. मुझे याद है मेरे दिमाग में बड़ा क्वेश्चन आता था, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी, कि अगर ये पहला आइसोलेटेड है, फर्स्ट आइसोलेटेड, तो इसका नाम हिंद 1 क्यों नहीं है? क्योंकि अभी थोड़ी सी देर में मैं आपको बताऊंगी कि ये नंबर बताता है ये इस पर्टिकुलर जीनस के, इसकी स्पीशीज के, इसके स्ट्रेन से कौन से नंबर पर आइडेंटिफाई हुआ है. एक्चुअली हिंद 1 इसके पहले आइडेंटिफाई हुआ था, पर वो जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूज नहीं होता. क्यों नहीं होता वो डिटेल्स में मैं नहीं जा रही हूँ. इज इट वेरी वेरी क्लियर? नाउ इतना देखते हैं पहले. नाउ जो स्पेसिफिक सीक्वेंस, बेस सीक्वेंस, जो भी स्पेसिफिक बेस सीक्वेंस है, जैसे EcoR1 का GAATTC, उसे पैलिंड्रोमिक साइट या रिकॉग्निशन सीक्वेंस या रिकॉग्निशन साइट कहते हैं. हिंद 2 के अलावा more than 900 restriction enzymes have been isolated from over 230 strains of bacteria, जो different recognition sequences को identify करते हैं और specific point पर कट लगाते हैं. Now as I told you, फर्स्ट अल्फाबेट हमेशा कैपिटल में लिखते हैं, जीनस बताता है, जैसे EcoR1 में E इस्चर्चिया जीनस है. सेकेंड और थर्ड हमेशा स्मॉल में लिखते हैं, वो स्पीशीज बताता है, जैसे यहाँ कोलाई है. फोर्थ हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, अगर है तो स्ट्रेन बताता है, जैसे यहाँ पे RY13 है, ये कैपिटल आएगा RY13, और ये रोमन नंबर्स में लिखते हैं 1 2 3 4, और ये बताता है कि किस ऑर्डर में ये आइडेंटिफाई हुआ है. यानी एस्चर्चिया कोलाई के RY13 से जो पहला रेस्ट्रिक्शन एंजाइम साइंटिस्ट ने आइसोलेट किया वो EcoR1 है. जब सेकंड वाला करेंगे तो उसे EcoR2 कहेंगे, थर्ड वाला करेंगे तो EcoR3 कहेंगे. दिस इज हाउ इट वर्क्स, राइट? सो फर्स्ट लेटर जो है वो जीनस, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है. सेकेंड 2 लेटर्स जो है यानी सेकेंड और थर्ड वो स्पीशीज ऑफ बैक्टीरिया जहां से कलेक्ट किया है. देन ये रहा RY13, राइट? R जो है ये स्ट्रेन है, यानी फोर्थ वाला स्ट्रेन बताता है, और उसके बाद रोमन नंबर्स फॉलो करते हैं जो बताते हैं ऑर्डर इन विच द एंजाइम इज आइसोलेटेड फ्रॉम दैट स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया. स्टूडेंट 2 मार्क्स में नेमिंग ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है 2 मार्क्स में, राइट? तो आप इस तरह का भी बना सकते हैं, और यहाँ पर आप इस जगह पर सेम ये लाइन लिख सकते हो. It indicates the order in which the enzymes were isolated from that strain of bacteria. एग्जाम्पल देके भी आप इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं. तो ये तो 1 मार्क का क्वेश्चन है, ये भी 1 मार्क का क्वेश्चन है. हिंद 2 फर्स्ट आइसोलेटेड कौन सा, ये भी 1 मार्क का क्वेश्चन है. एंड ऑफ कोर्स ये तो पूछ ही सकते हैं, नेमिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स क्या है? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज, यानी ये कौन सी क्लास ऑफ एंजाइम्स को बिलोंग करते हैं? न्यूक्लियेजेस को. न्यूक्लियेजेस भी 2 तरह के हमने देख लिए, एक्सोन्यूक्लियेज एंड एंडोन्यूक्लियेज. एक्सोन्यूक्लियेज क्या करेंगे? न्यूक्लियोटाइड्स को रिमूव करेंगे, कहाँ से? एंड से. और एंडोन्यूक्लियेज क्या करेंगे? ये कट करेंगे विद इन द DNA, यानी कहीं ना कहीं सेंटर में. नाउ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज जो है वो पहले पूरी इंस्पेक्ट करेगा लेंथ ऑफ DNA सीक्वेंस, और जब उसे एक स्पेसिफिक रिकॉग्निशन सीक्वेंस मिलेगा पैलिंड्रोम वाला, तो वो DNA के साथ जुड़ेगा और कट करेगा दोनों स्ट्रैंड्स पे, ईच ऑफ द 2 स्ट्रैंड्स ऑफ डबल स्ट्रैंडेड DNA एट स्पेसिफिक पॉइंट्स. क्या कट करेगा? शुगर फॉस्फेट बैकबोन, यानी फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड. Each restriction endonuclease recognize a specific palindromic nucleotide sequence. Very, very, very important. Now, what are palindromes? ये वो letters हैं which forms the same word when read both forward and backward. Example मलयालम. So यहाँ पर उसका क्या मतलब है? पैलिंड्रोम DNA का मतलब है sequence of base pair that reads the same on both the strands if orientation of reading is kept the same. Very very important definition, 1 mark में आ सकती है. Is it very very clear? Now, for example, the sequence will read the same on the 2 strands in 5 to 3 direction. 5 to 3. दिस इज ऑल्सो ट्रू अगर हम 3 to 5 पढ़ें, पर दोनों में 3 to 5 पढ़ना पड़ेगा. जैसे 3 to 5 पढ़ोगे तो CTTAAG, यहाँ भी 3 to 5 पढ़ोगे तो CTTAAG. तो ध्यान रखना 5 to 3 पढ़ो तो दोनों में सेम, 3 to 5 पढ़ो तो दोनों में सेम, यानी ओरिएंटेशन ऑफ रीडिंग शुड बी केप्ट सेम, देन दैट इज कॉल्ड पैलिंड्रोमिक DNA. इज इट वेरी क्लियर? नाउ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कट करता है हमेशा स्लाइटली अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ पैलिंड्रोमिक साइट. जैसे G और A के बीच में कट किया है, 6 थे पर थर्ड और फोर्थ के बीच कट नहीं किया, G और A के बीच में कट किया है.
नाउ सेम उन्हीं दो के बीच बेसिस के बीच में कट करेगा ऑन ऑपोजिट स्ट्रैंड ऑल्सो, और इस कारण से कुछ सिंगल स्ट्रैंडेड पॉइंट्स बच जाएंगे, पोर्शंस बच जाएंगे। इन ओवरहैंगिंग स्ट्रेचेस को हम कहते हैं स्टिकी एंड्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दोनों स्ट्रैंड्स पे बने हैं ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों कहते हैं स्टिकी एंड्स? क्योंकि ये झट से हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाते हैं अपने कॉम्प्लीमेंट्री कट काउंटर पार्ट के साथ, और इसके कारण से, इस चिपचिपी स्टिकीनेस के कारण से जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स है ये दोनों को पास पास ले आए हैं, इट फैसिलिटेट्स द एक्शन ऑफ एंजाइम लाइगेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, 2 मार्क्स में भी आ सकता है। स्टिकी एंड्स क्या होते हैं? ओवरहैंगिंग सिंगल स्ट्रैंडेड पोर्शंस व्हेन द पैलिंड्रोम इज कट बाय रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। Why it is called sticky end? Question आ सकता है, because they form hydrogen bonds with their complementary cut counterparts. And what is the function? What is the advantages? They facilitate the action of enzyme DNA ligase. पूरी थ्योरी मैं आपको समझा चुकी हूँ। Now, restriction endonucleases को हम जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूज करते हैं, और उसी से rDNA मॉलिक्यूल को बनाया जाता है, जो डिफरेंट सोर्सेस के डीएनए इसको हम जोड़ सकते हैं आपस में। लेकिन यह बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम वेक्टर डीएनए को और सोर्स डीएनए को दोनों को सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करें, तभी तो हमें एक से सीक्वेंसेस मिलेंगे, तभी तो वो स्टिकी एंड्स पास पास लाएंगे, तभी तो डीएनए लाइगेज उन्हें जोड़ेगा। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, व्हेन कट बाय सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम resultant DNA fragments have same kind of sticky ends, और उसके कारण से they can be joined by DNA ligase end to end. Very 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 important. They have to be cut by same restriction enzyme, और इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है। ये देखिए एनसीईआरटी का डायग्राम, आपको इसे खुद घर पर आज बनाने की प्रैक्टिस करनी है। एक फॉरेन डीएनए बनाना, एक वेक्टर डीएनए बनाना। प्लाज्मिड अब आप जानते हो डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर होता है, तो ऐसा बनाना। तो ये है फॉरेन डीएनए और ये है वेक्टर डीएनए यानी प्लाज्मिड। अब हमें क्या करना है? हमें सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कट करना है बोथ फॉरेन डीएनए एंड वेक्टर डीएनए एट स्पेसिफिक पॉइंट, जो भी उसका स्पेसिफिक पॉइंट है। तो इसके भी पीसेस हो गए और इसमें भी पीसेस हो गए। अब हमें लाइगेज के थ्रू ज्वाइन करवाना है फॉरेन डीएनए को विद द प्लाज्मिड। तो एक ब्लू पोर्शन को हमने यहाँ पर ज्वाइन करा दिया, तो हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल बन गया। अब इसे हमने होस्ट के अंदर इंट्रोड्यूस किया। जब हम होस्ट के अंदर rDNA को डालते हैं उसे ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। जैसे रूपांतरण, कोई किसी के बाल लंबे थे और अब छोटे हो गए, उसके बाल चेंज हो गए, ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। इसी तरह जो ई कोलाई है, जो होस्ट है, कोई भी होस्ट है, उसके अंदर अब कोई दूसरा डीएनए आ गया, rDNA भी आ गया, तो उसका ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, तो ये बन गया ई कोलाई, दिस इज द होस्ट। इस होस्ट के अंदर अब rDNA की कॉपीज बनेंगी, यानी हमारा फॉरेन डीएनए भी मल्टीप्लाई कर रहा है, मल्टीपल आइडेंटिकल कॉपीज, यानी इसे हम कहेंगे क्लोनिंग होस्ट। और जब ये डिवाइड करेगा तो इसकी डॉटर सेल्स में भी हमारा वही rDNA आता जाएगा। ये डायग्राम आपको बनाना आना चाहिए। अगर क्वेश्चन आएगा डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ rDNA टेक्नोलॉजी, तो हमें इसी डायग्राम को बनाना है। इज इट वेरी वेरी क्लियर? आइए इसी डायग्राम का एक इंटरप्रिटेशन हम और देखते हैं। यहाँ थोड़ा सा डिटेल में बनाया है, एक्शन ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की बात की है। एंजाइम कट करेगा डीएनए को एट बोथ द स्ट्रैंड्स एट द सेम साइड, जैसे ई को R1G और ए के बीच में कट करता है। ये मान लीजिए वेक्टर डीएनए है, ये फॉरेन डीएनए है। ई को R1 कहाँ कट करता है? डायरेक्ट क्वेश्चन आता है बिटवीन G एंड A ओनली, और वो भी कब? जब GAATTC वाला सीक्वेंस प्रेजेंट होगा। ये रहे दोनों पॉइंट्स, यहाँ भी GAATTC दिखा, यहाँ भी GAATTC दिखा, यहाँ भी G और A के बीच में कट किया दोनों स्ट्रैंड्स में, और यहाँ भी सेम ऐसा ही किया। किसने? ई को R1 ने। तो इसके भी इस तरह के, और प्लस ऐसे भी इसके भी बने होंगे, इसके भी दोनों तरह के बने हैं। इसका एक और इसका एक, इतना पोर्शन स्टिकी एंड था, ये वाला स्टिकी एंड था जो सिंगल स्ट्रैंडेड ओवरहैंगिंग स्ट्रेच था। इसके कारण ये दोनों पास पास आए, और अब डीएनए लाइगेज स्टिकी एंड्स पर जाकर इन दोनों को, इस G और A के बीच, इस G और A के बीच फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बना देता है, और ये बन गया रिकॉम्बिनेंट डीएनए। हमें 2 कलर्स यूज करने पड़ेंगे, एक वेक्टर डीएनए के लिए, एक फॉरेन डीएनए के लिए। यू हैव टू प्रैक्टिस दीज 2 डायग्राम्स टुडे एट होम एट एनी कॉस्ट। आज सोना नहीं है इन 2 डायग्राम्स को प्रैक्टिस किए बिना। हैव अ लुक। चलिए आइए स्टूडेंट्स, थोड़ा सा हम आगे और बढ़ते हैं। अब हमें ये समझ में आ गया कि जब तक अनटिल एंड अनलेस हम दोनों वेक्टर डीएनए एंड सोर्स डीएनए को सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करें, तब तक हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए नहीं बना सकते। बस यही लिखा है, यही लाइन लिखी हुई है। तो क्वेश्चन आता है
1 मार्क में क्वेश्चन आ सकता है कि कब तक, why same restriction enzyme should be used, because only then we will get the counterparts, the sticky ends which are complementary to each other and they will come close, form hydrogen bonds, and this will facilitate the action of DNA ligase and only then recombinant DNA can be formed. अब एक बात समझो, जब आपने कट लगाया, रेस्ट्रिक्शन पूरा जो डीएनए प्योरिफाइड फॉर्म में बाहर निकाला था उसमें अपन ने कट लगा दिया था, और जब कट अपन ने लगा दिया था तो अपने को बहुत सारे पीसेस मिले थे, राइट? अब साइंटिस्ट को मालूम है कि ह्यूमन इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जीन का क्या सीक्वेंस होता है, मतलब कितना साइज होता है उसका। अब हमें उन सारे टुकड़ों में से, भाई देखो, मान लो 2 मीटर लंबा हमारा डीएनए, उसमें मान लो 50 जगह पर GAATTC का सीक्वेंस था, तो EcoR1 ने तो उन 50 जगह पर जाकर कट्स लगा दिए और बड़े बड़े पीसेस हमें दे दिए। अब हमें पहचानना है कि उसमें से इंसुलिन वाला जीन कौन सा है। साइंटिस्ट को मालूम है कि इंसुलिन जीन का साइज मान लो 15 किलो बेस है, मतलब 15,000 बेसिस का है। इतना साइंटिस्ट को अब मालूम है, पूरे 30,000 जीन्स की डिकोडिंग हो चुकी है। तो अब हमें उन पीसेस को सेपरेट करना है और उसमें से अपना डिजायर्ड फ्रैगमेंट को चूज करना है। तो अब आते हैं हम नेक्स्ट स्टेप पे, सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट। अब ये कैसे करते हैं समझो। जब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ने डीएनए को कट किया तो बहुत सारे पीसेस मिल गए हैं डीएनए के, इन्हें अब हमें सेपरेट करना है। वो हम करते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से। स्टूडेंट 1 मार्क में भी इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, 2 मार्क पे भी क्वेश्चन बनता है और डायग्राम के साथ 3 मार्क पे भी क्वेश्चन बनता है। आइए हम समझते हैं। बहुत सिंपल है। सपोज करिए ये मैंने एक ट्रे ली, ठीक है, इसमें एक जेल भरते हैं। जेल कौन सा? जेल मतलब क्या होता है? चॉकलेट एक जेल है। जेल मतलब जब आप उसे हीट करोगे तो लिक्विड होगी, गर्मियों में पिघल जाएगी और जैसे ही आप थोड़ा कूल डाउन करोगे वो सॉलिड हो जाएगा। तो हमने एक ट्रफ ली, उसमें एक जेल डाला और उसको ठंडा होने दिया। पहले गर्म करा माइक्रोवेव में, जेल डाला, एकदम ट्रांसपेरेंट था, लिक्विड था, ठंडा होने दिया, वो जम गया। पर उसके पहले हम वहाँ पर एक कुछ ऐसा कोम्ब जैसा लगा देते हैं ताकि उस जगह पर वो जेल ना रहे, वहाँ गड्ढे बन जाएं। तो सपोज करो ये वेल्स बन गए, ठीक है, ये वेल्स क्रिएट हो गए। वेल्स, दीज आर कॉल्ड वेल्स, गड्ढे, कुएं। अब हमने क्या किया, यहाँ पर जेल जो हमने लिया है वो एगेरोस जेल यूज करते हैं। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये एक्चुअली रेड एल्गी से मिलता है। ये पॉलीसेकेराइड है स्टूडेंट्स, पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड जो एल्गी से मिलता है, रेड एल्गी से, जो समुद्र में पाए जाते हैं। तो एनसीईआरटी में इन्हें सी वीड्स लिखा है। जो इंटरेस्टेड हो वो नाम लिख सकते हैं, ग्रासिलेरिया एंड जेलिडियम। ये दो बहुत ही फेमस रेड एल्गी हैं जिनसे एगरोस जेल हमें मिलता है। अब इस एगरोस जेल को माइक्रोस्कोप में देखोगे तो एक्चुअली ये सॉलिड जब होता है तब भी ये ऐसा रहता है, एक छलनी की तरह रहता है और छोटे छोटे से छेद होते हैं इसमें, इस तरह का दिखता है। इसे छलनी यानी सीविंग इफेक्ट कहते हैं। छलनी जैसा, जैसे हम चाय छानते हैं ना, समथिंग लाइक दैट, इस जेल का सीविंग इफेक्ट है। अब क्या करते हैं, हमें पता है डीएनए नेगेटिवली चार्ज होता है फॉस्फेट ग्रुप के कारण से। तो यहाँ पर हमने नेगेटिव इलेक्ट्रोड लगाया और यहाँ हमने पॉजिटिव इलेक्ट्रोड लगाया। और पॉजिटिव इलेक्ट्रोड को आप सबने फिजिक्स केमिस्ट्री में पढ़ा है, एनोड कहते हैं और इसे कैथोड कहते हैं। और हमने इन दोनों को आपस में कनेक्ट कर दिया और इलेक्ट्रिसिटी हम रन करेंगे। और इलेक्ट्रिसिटी को कोई मीडियम चाहिए, तो वो मीडियम जो है वो हमारा एगेरोस जेल है इस इलेक्ट्रिसिटी को रन करवाने के लिए। और हमने यहाँ पर डीएनए सैंपल्स को लोड कर दिया। डीएनए सैंपल्स को एक हम इसमें कंट्रोल सैंपल रखते हैं जिसके बारे में हमें पता होता है कि उस डीएनए में कितने कितने टुकड़े हैं और वो कितने कितने साइज के। बाकी जो हमने डीएनए जो हमने पीसेस करवाए हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से, उनको थोड़ा थोड़ा सैंपल यहाँ डाल देते हैं और इलेक्ट्रिसिटी चालू कर देते हैं। अब क्या होगा, सपोज करो ये कंट्रोल्ड वाला है जिसमें 4 पीसेस हैं इस साइज के, और जब हमने इलेक्ट्रिसिटी रन करी तो सपोज करो इस वाले में ये 2 पीसेस थे, इस वाले में ये 2 पीसेस थे, इस वाले में ये, इधर भी कोई एक बीच में पीस था और एक और भी छोटा सा पीस था। अब क्या करते हैं समझो, ये क्या हुआ है, ये डीएनए के जो फ्रैगमेंट्स हैं ये भागे हैं इधर, क्योंकि खुद नेगेटिवली चार्ज है। 1 मार्क में क्वेश्चन आता है डीएनए मॉलिक्यूल्स आर नेगेटिवली चार्ज, हेंस दे रन टुवर्ड्स पॉजिटिव इलेक्ट्रोड दैट इज एनोड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने कैसे याद रखा था, ए मीन्स आओ आओ, तो ये अपनी तरफ बुला रहे हैं तो एनोड की तरफ भागते हैं। दूसरा, ये किसके थ्रू रन करेंगे, एगरोस जेल के थ्रू और सीविंग इफेक्ट के थ्रू, यानी इसमें जो बीच बीच में छेद है वहां से भाग रहे हैं। मुझे बताओ कोई छोटा सा बच्चा है तो वो ज्यादा दूर तक जाएगा या बड़ा?
आप कहोगे मैम बड़ा है तो कहीं ना कहीं बीच में अटक सकता है, फंस सकता है, छोटा तो भाग जाएगा। तो जितना छोटा फ्रैगमेंट होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हजारों बार क्वेश्चन आता है, स्मॉलर द डीएनए फ्रैगमेंट फार्दर इट मूव्स, उतनी दूर तक वो जाएगा। इसीलिए मैंने क्या किया है, इस डायग्राम में भी देखो, जो छोटे वाले हैं उन्हें मैंने दूर तरफ भगाया है, यहां तक पहुंचाया है, बड़े वालों को यहां रखा है। इतना समझ में आ गया। अब हमें पता है कि ये जो हमारा कंट्रोल डीएनए है उसमें इस साइज का होता है इंसुलिन वाला जीन। तो मुझे पता चल गया कि ये रहा, क्योंकि बाकी तो और कोई ऐसा है नहीं, तो ये मेरा डिजायर्ड जीन है। पर एक्चुअली दिखता कुछ नहीं, अभी सब कुछ ट्रांसपेरेंट होता है। कब दिखता है? जब हम इसमें पहले इथीडियम ब्रोमाइड डालेंगे, 1 मार्क में क्वेश्चन आता है, और तब भी नहीं दिखेगा। इसके बाद अल्ट्रा वायलेट रेज डालेंगे, जैसे ही आप इथीडियम ब्रोमाइड ऐड करके अल्ट्रा वायलेट रेज डालते हो तो ये सब ब्राइट ऑरेंज बैंड्स की तरह दिखने लग जाते हैं। ये जितने भी डीएनए के फ्रैगमेंट्स हैं, दे अपीयर एज ब्राइट ऑरेंज बैंड्स। ये तक क्वेश्चन आता है ब्राइट ऑरेंज बैंड्स की तरह। अब मुझे पता चल गया ये है मेरा डिजायर्ड फॉरेन डीएनए। अब मुझे इसे कट करना है, इस जेल पीस को पूरे को, और मैं कट करके हटाती हूँ। इसे कहते हैं एल्यूजन का प्रोसेस। एक मैंने पढ़ाया है आपको स्पूलिंग। स्पूलिंग में क्या किया था, जब सेल के अंदर से पूरा का पूरा प्योरिफाइड डीएनए निकाला था, जब चिल्ड इथेनॉल डाला था, कलेक्शन ऑफ फाइन थ्रेड्स इन सस्पेंशन हुआ था, उसे स्पूलिंग से निकाला था। उसके बाद तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम उसमें डाला, उसके टुकड़े टुकड़े करवाए, उसे सेपरेट किया, और अब जब इस जेल पीस को मैं कट करके निकाल रही हूँ उसे इल्यूजन कहते हैं। इज इट वेरी वेरी क्लियर? इसे कहते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस, क्योंकि जेल यूज कर रहे हैं एज द मीडियम, और इलेक्ट्रोफोरोसिस मतलब इलेक्ट्रिसिटी रन करके कर रहे हैं। हर वर्ड पे क्वेश्चन आता है। कई सारे क्वेश्चंस हम देख चुके हैं, जैसे कौन सा जेल यूज करते हैं, वो किन से मिलता है, किस अफेक्ट के कारण डीएनए रन करता है, डीएनए नेगेटिवली चार्ज्ड है, किस इलेक्ट्रोड की तरफ भागता है, स्मॉलर द फ्रैगमेंट फार्दर इट मूव्स, यानी यहाँ पर साइज के बेसिस पर डीएनए फ्रैगमेंट्स को सेपरेट कर रहे हैं। कब विजिबल होगा इथीडियम ब्रोमाइड फॉलोड बाय यूवी रेज, कैसे विजिबल होगा ब्राइट ऑरेंज बैंड्स की तरह। जेल पीस को कट करने को क्या कहते हैं, इल्यूजन। ये कितने सारे 1 मार्क के क्वेश्चन एंड ऑफ कोर्स 2 या 3 मार्क में तो फुल क्वेश्चन आ ही सकता है। आइए देखते हैं। सो जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस, डीएनए फ्रैगमेंट्स कैसे होते हैं? पहला क्वेश्चन, नेगेटिवली चार्ज्ड। सो कैसे सेपरेट होंगे? बाय मेकिंग देम मूव टुवर्ड्स एनोड अंडर इलेक्ट्रिकल फील्ड थ्रू अ मीडियम। नाउ मोस्ट कॉमनली यूज्ड मैट्रिक्स कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन, एगरोस जेल। ये क्या है? ये नेचुरल पॉलीमर है, एक्चुअली पॉलीसेक्राइड है, जो सी वीड से मिलता है। ये सारे क्वेश्चंस है। नाउ डीएनए फ्रैगमेंट सेपरेट करते हैं किसके अकॉर्डिंग? बहुत क्वेश्चन आता है अकॉर्डिंग टू देयर साइज, नॉट चार्ज, सभी नेगेटिवली चार्ज्ड है, थ्रू सीविंग अफेक्ट। कौन देता है ये सीविंग अफेक्ट? द एगरोस जेल। स्मॉलर द फ्रैगमेंट फार्दर इट मूव्स। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। नाउ ये रहा एनसीईआरटी का डायग्राम। अब हमारे लिए बहुत सिंपल है, बताइए मुझे कौन सा पॉजिटिव और कौन सा नेगेटिव इलेक्ट्रोड होगा। जहां डीएनए डालेंगे ये जरूर नेगेटिव होगा, और जहां वो भाग रहा है ये पॉजिटिव होगा। तो इस तरफ सबसे छोटे वाले फ्रैगमेंट्स मिलेंगे, इस तरफ लार्जेस्ट मिलेंगे। हम डीएनए बैंड्स की बात कर रहे हैं। ये है वेल्स जो हमने क्रिएट की है, 1 2 3 4 बेल्ट्स। यहाँ एक बात समझो, इस नंबर 1 लेन को देखो, क्या यहाँ पे कोई भी पीस मिला? नहीं। इसका मतलब यहाँ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ने काम नहीं किया होगा। अगर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम काम करता तो डीएनए के पीसेस होते, फ्रैगमेंट्स होते, और हमें वो बैंड्स दिखते, पर यहाँ उसने काम नहीं किया। तो हम इस जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस से एक और चीज पता कर सकते हैं, एक्टिविटी ऑफ डाइजेस्टिव एक्टिविटी ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। उसने काम किया भी है कि नहीं? तो यहाँ उसने डाइजेस्ट नहीं किया, नहीं तोड़ा, यानी ये अनडाइजेस्टेड लेन है, अनडाइजेस्टेड। और सेकेंड, थर्ड, फोर्थ डाइजेस्टेड सेट ऑफ फ्रैगमेंट्स है। इज इट वेरी वेरी क्लियर? नाउ ये विजुअलाइज कब होंगे जो सेपरेटेड डीएनए फ्रैगमेंट्स हैं? ओनली एंड ओनली जब हम इथीडियम ब्रोमाइड फॉलोड बाय यूवी रेज डालेंगे। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। कैसे विजिबल होंगे? ब्राइट ऑरेंज कलर बैंड्स की तरह। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ इन्हें हम कट आउट करेंगे फ्रॉम दैट जेल, और उस जेल पीस में से निकालेंगे। हम उस एगरोस जेल में से कट करेंगे, और फिर उस जेल में से हम अपने डीएनए फ्रैगमेंट को निकालेंगे। इसे इल्यूजन कहते हैं। 1 मार्क में क्वेश्चन आता है, व्हाट इज इल्यूजन? इट इज सेपरेशन ऑफ बैंड ऑफ डीएनए फ्रॉम जेल एंड देन सेपरेटिंग इट फ्रॉम द जेल पीस। इस तरह से डीएनए फ्रैगमेंट्स प्योरीफाई हो गए हैं। हम सेम प्रोसेस वेक्टर डीएनए के साथ करेंगे, वहां भी फ्रैगमेंट्स कट हुए हैं, उसमें से भी हम अपना डिजायर्ड फ्रैगमेंट चूज कर लेंगे, और फिर हम उन दोनों को डीएनए लाइगेज की हेल्प से ज्वाइन कर देंगे। ये देखो लिखा है। अब हम इसे ज्वाइन करेंगे विद द क्लोनिंग वेक्टर।
और फिर rDNA will be formed. Is it very 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 clear? So students, आज आपको 3 डायग्राम्स प्रैक्टिस करने हैं. एक जहाँ एक्टिविटी ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को समझा है. सेकेंड जहाँ पर हमने rDNA टेक्नोलॉजी का डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन किया है. एंड नंबर 3 जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस. इन 3 डायग्राम्स को आज आपको हर हाल में सोने के पहले प्रैक्टिस करना है. इतनी थ्योरी को अच्छे से लर्न करना है. आज लेक्चर पढ़ा है तो आज ही इसको बिल्कुल अच्छे से शॉर्टली अपने हाथों में लेना है. नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे वेक्टर्स की, होस्ट की और भी बहुत कुछ. टिल देन अ वेरी हैप्पी लर्निंग एंड हैव अ गुड डे. थैंक यू.